रोही एट 10 और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ अच्छा हुआ होगा। नाज़रीन, आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे को सैयदुल अय्याम भी कहा जाता है, यानी कि दिनों का बादशाह। तो इस बाबरकत दिन में अल्लाह ताला से ढेरों दुआएं करें, ख़ास तौर पर हमारे मुल्क के लिए। इस वक्त ये जो आजकल एक नासूर ने एक दफ़ा दोबारा सर उठा लिया, जिसको हम दहशतगर्दी कह रहे हैं, हमारी पाक फ़ौज इसका किला कमा करने में कामयाब हो। एक दफ़ा पहले जिस तरह हमने इसको हराया था, इस दफ़ा फिर इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे कि हम दहशतगर्दी को हरा देंगे। नाज़रीन, इसी पॉजिटिव सोच के साथ हम आज के अपने मौजू पे चलते हैं। आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट इशूज़ पे बात करनी है, ख़ास तौर पर ट्रांसपोर्टर्स के इशू पे। विक स्टेशन एक ही है, चौक चौराहों को अब तब्दील किया जा रहा है। कुछ चौकों की तो रेनोवेशन की जा रही है, लेकिन कुछ चौकों को अक्सर बिल्कुल बंद किया जा रहा है और बिल्कुल दोबारा नए से बनाया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों की तफसीलात क्या हैं, इसकी वजह से किन लोगों का फ़ायदा हो रहा है और कुछ लोग जो इससे नाला नज़र आ रहे हैं, उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस पर तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। सीनियर रिपोर्टर रोही टीवी वसीम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आपका कीमती कैसे हैं वक्त आपने बुलाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम। नाज़रीन, इन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा मज़हर सिद्दीक़ साहब, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं। ख्वाजा मज़हर सिद्दीकी साहब, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इनसे आज हमने फ़ैमिली सिस्टम पर बात करनी है। कुछ लोग कहते हैं कि आजकल नफ्सा नफ्सी का दौर है, इसीलिए न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम होना चाहिए, ताकि हम जिस तरह अपने बच्चों की तरबियत करना चाहते हैं उसी तरह तरबियत करें। और कुछ लोग इसमें दीन का भी सहारा लेते हैं कि जिस तरह अल्लाह ताला ने कहा था, हमारे दीन में है कि जब आपकी इस्तिताअत हो तभी शादी करें। लेकिन वहीं पर कुछ लोग फैमिली सिस्टम, जॉइंट फैमिली सिस्टम की बात करते हैं कि वो फैमिली सिस्टम अच्छा था, हम आपस में घुल मिल कर रहते थे, एक दूसरे की मदद करते थे, कहीं पर किसी को कोई दुश्वारी होती थी तो कोई हेल्प भी कर दी जाती थी। तो इन सारी चीज़ों पे तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। ख्वाजा मज़हर सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम नौजवान, कैसे हैं आप सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ और अल्लाह से राज़ी भी हूँ। अल्लाह से राज़ी हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब, अगर आप इजाज़त दें तो मैं वसीम साहब से ज़रा स्टार्ट करना चाहूँगा। वसीम भाई हमारे छोटे भाई हैं। वसीम साहब, वेदर बहुत हार्श हो चुका है, ज़रा वेदर से आगाज़ करते हैं। वेदर के बारे में आगाह कीजिएगा, क्या कोई अच्छी फोरकास्ट हैं, आगे कोई बारिशें होने का इम्कान है? आज से ही बारिशें शाम को आपको इंशाल्लाह थोड़ी सी ड्रिजलिंग जो है वो नज़र आएगी और कमिंग डेज के अंदर हम बारिशें होती हुई देखेंगे। तो उससे एक बेनिफिट ये हो रहा होगा कि जो हमारी मौसमी बीमारियां हैं उसके अंदर हम कमी जो है वो महसूस करेंगे। ख़ास अरसे से लोग सोच रहे थे कि मुल्तान शहर में सर्दी जो है वो नहीं पड़ रही। अब 2-3 दिन से जो एक मौसम है, जब सर्दी पड़ी है तो फिर लोग कह रहे हैं कि गर्मी कब आएगी। बस बर्फ़ की कमी है, बाकी तमाम चीज़ें जो है वो मुकम्मल हो चुकी हैं। और ऊपर से जो ठंडी हवाएं हैं, सर्द हवाएं, और ऐसे मौसम में जो फोग पड़ती है उससे ज़रूरी तो ये है कि आप सफ़र जब कर रहे हैं तो दिन का इंतखाब कीजिए दिन के वक्त में। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी सफ़र है तो फोग लाइट्स का तर्जुमान मोटरवे भी यही कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और क्योंकि इसके अंदर ना ये जो मोटरवेज़ होती हैं क्लोज इसीलिए की जाती है ताकि चेन एक्सीडेंट जो है वो इसकी बेस पे ना हो। जैसे ही 1 किलोमीटर से जो फासला है वो धुंध की वजह से नज़र आना कम होता है तो मोटरवे क्लोज़ कर दी जाती हैं। तो मोस्टली हमारे यहाँ अब 9-10 बजे शाम को मोटरवेज़ ऑफ हो जाती हैं और दिन में तकरीबन 10 बजे तक उसका दोबारा से खोली जाती हैं। लेकिन दूसरे जो रोड्स हैं वो खुले हुए हैं, लेकिन उसके ऊपर एहतियात जो है वो बहुत ज़रूरी है। फॉग के सीज़न में ये एक्सीडेंट की तादाद ज़्यादा है। फॉग के सीज़न में एक्सीडेंट की तादाद ज़्यादा हो जाती है, तो जिस तरह वसीम कह रहे थे कि एहतियात लाजमी है ताकि हम अपनी तो हिफाजत कर ही सकें। जो बाकी दीगर लोग हैं जो कानून का पर अमल भी कर रहे होते हैं, बड़े एहतियात से चला रहे होते हैं, कहीं हमारी कोताही की वजह से उनका भी नुकसान ना हो जाए। ख्वाजा मज़हर सिद्दीकी साहब, आपसे भी मैं जानना चाहूँगा कि आजकल सर्दियाँ जो हैं वो अपने पीक पर हैं, आप इस मौसम को एंजॉय करते हैं या आपको गर्मियाँ पसंद हैं? देखिए, मौसम सारे अच्छे होते हैं, इंसान के अंदर का मौसम अच्छा हो। ठीक है, इसकी ज़रा वजाहत कीजिएगा। अंदर अगर गुस्सा है, नाराज़ी है, नफ़रत है, दावत है, हसद है, बुग़्ज़ है, बातनी अमराज पाल पाल के अंदर रखे हुए, तो आपको बाहर का मौसम कभी अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो समझता हूँ कि हम खुशनसीब लोग हैं कि हमें अल्लाह ने 4 मौसम दिए हैं। बिल्कुल, 4 मौसम रह गए हैं वैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि मैं इस पर बहुत काम करता हूँ, बात करता हूँ। कल भी मैंने पोस्ट लगाई हुई थी अपनी वॉल पर कि मुझे वर्जीनिया से, अमेरिका से फ़ोन आया कि मुल्तान का मौसम कैसा है। एक पुराने मुल्तानी थे, तो मैंने उन्हें बताया कि सर्दी सर्दी कह रहे थे, सर्दी देख ली है। कल मुल्तान का मौसम 4 डिग्री सेंटीग्रेड था और बहुत अच्छा मौसम है। देखें, हर मौसम की ज़मीन को ज़रूरत होती है। गर्मी की भी ज़रूरत है कि फसलें पकनी हैं, आम आना है, अनाज तैयार होनी है। इस मौसम की ज़रूरत है, इस मौसम की सब्जियां हैं, फल है, वो बिकने हैं।
तड़पाल बिकनी है जी, चिक बिकनी है, ठीक है, कोयले बिकने हैं। कल आप देखें कि जैकेट वाली दुकानों पर, जर्सी वाली दुकानों पर, ग्लव्स वाली दुकानों पर, टोपी वाली दुकानों पर कितना रश था। बिल्कुल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है। उन रेडियों पर, उन ढाबों पर इतना रश था कि लोग अपने हाथ गर्म करने की घर से ग्लव्स ले रहे थे, सर गर्म करने की घर से टोपियां ले रहे थे। इसी तरह और चीज़ें भी बिकी होंगी जिनका मुझे, हीटर बिके होंगे कल, और कोयले जो हैं कल बहुत बिके होंगे। तो ये हर शख्स का रिस्क वाबस्ता है, होता है मौसम के साथ। तो मौसम ये शायरों के लिए बड़ा अच्छा मौसम है, मोहब्बत करने वालों के लिए बड़ा अच्छा मौसम है, बहुत फैंटास्टिक रोमांटिक इस मौसम है ये। मौसम में तो वो सुस्ती भी तो हो जाती है कि शायरी करने का फिर दिल भी नहीं कर रहा होता, बंदे का दिल करता है मैं घर जाऊं और बस अपने कमरे में बैठ जाऊं। जो हमारे हीटेड आपके मसाइल का मुझे इल्म नहीं है मगर हम तो काम करने वाले लोग हैं सर, हमें तो हर मौसम अच्छा, हर मौसम में मेहनत, हर मौसम अच्छा था। और फिर मैं यहाँ ये कहता हूँ, ये कुफरान नेमत है। मुझे एक साहब कहने लगे मुझे अल्लाह मियाँ की समझ नहीं आती, पहले आंधी भेजता है फिर बारिश भेजता है। मैंने कहा यार अल्लाह से माफ़ी मांगो, तौबा करो, फिर से कलमा पढ़ो, क्योंकि ये कायनात के निज़ाम में नुक्स तलाश करना इंसान के बस का काम नहीं है। अल्लाह ताला इस मौसमों का खालिक है, मालिक है, उसे मालूम है कि मुल्तान में इस वक्त किस मौसम की जरूरत है। देखिए अभी वसीम भाई कह रहे थे कि आज बारिश भी होगी, ठीक है, तो बारिश होने से ये जो हमारे सांस के मसाइल जन्म ले रहे हैं, स्किन के मसाइल जन्म ले रहे हैं, बच्चों को खांसी है, इवन कि इस दफ़ा तो खांसी बड़ों को भी ऐसी हो रही है जो जाने का नाम नहीं लेती। शुरू में तो ये ऐसे कोई वायरस आया हुआ था जिसको डायग्नोस नहीं किया जा सकता। अभी भी है। हमारे घर में तो मैं एक माह पहले मैं लोगों को कहता था कि पूरा घर अस्पताल बना पड़ा है। बिल्कुल, हम 7 अफराद हैं घर के, बहू बेटा पोते पोतियाँ सब 7 लोग हैं। हम सब के सब मरीज थे और हमें ट्रीटमेंट हो रही थी। एक वक्त पिछले माह में ऐसा आया, हर घर में 6-7 लोग बीमार ऐसा ही है। तो मैं ये समझता हूँ ग्रेटिट्यूड अपने अंदर पैदा करना चाहिए, शुक्रगुजारी पैदा करना चाहिए। और मैं बहुत छोटे होते हुए मैंने अब्बू को कहा था कि मौसम जो आते हैं ना, असल में हमारी तैयारी नहीं होती इनके लिए। हमने लिहाफ नहीं, हमारी अम्मा तैयारी करती थी। गर्मी की तैयारी गर्मी आने से 2 माह पहले शुरू कर देती थी, और सर्दी की तैयारी सर्दी आने से 2 माह पहले शुरू कर देती थी। पीने के पास रज़ाइयाँ ले जाती थी, तकिए ले जाती थी, हमारे नीचे वाले गद्दे ले जाती थी, है ठीक है, और घर की चिकें ठीक करवाना शुरू कर देती, तड़पाल लगवाना शुरू कर देती थी, और गीठियाँ ले आती थी हमारे लिए। तो और सर्दियों के मौसम के फल और सर्दियों के मौसम के खाने होते हैं। सर ये जो मौसम आप चल रहा है इसके खाने हैं बकायदा। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी, हमारे लिए वो स्पेशल बनते थे। दूध वाली सेवियाँ बनती थी, उसमें छुहारे डाले जाते थे, और रात को गाजर का हलवा घर में बनता था, गाजर की खीर बनती थी। ये इस मौसम की सौगातें हैं। हलवा, सोन हलवा बहुत घर में बनता था सर। घर में काजू का और बादाम का हलवा बनता था, हमारी अम्मा बनाती थी। हर मौसम की तैयारी है, हम तैयारी नहीं करती, मौसम को शिकवा करते हैं। वही ना, हर मौसम की अपनी खसूसियात हैं, हमने उस मौसम को एंजॉय करना है। अब तो हमारे पास स्मार्टफोन है, हमें हर पल की खबर दे रहा है, हम उसमें खोए हुए हैं, खाने पीने को भी भूले हुए हैं। बहुत हुआ तो बर्गर मंगा लिया, शॉर्मे मंगा लिया, पिज्जा मंगवा लिया, घर का किचन तो अब ठप हो गया है। सच्ची बात बताऊं, मौसमों की जो तैयारियां हमारी माएँ करती थी, हमारी बीवियां करती थी, जो हमारी जनरेशन जी है, जी बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं, जो इस पर बहुत डिस्कस हो रही है, ये इन चीज़ों से बेनियाज हो गई है। अब हम मौसम को नज़रअंदाज कर रहे हैं, बल्कि हम तनकीद करते हैं, ठंड बहुत आ गई भाई, ठंड आनी भी थी। दूसरी बात ये भी मैं आपको बताऊं कि हमारे बचपन में नवंबर में सर्दी आती थी जी। अब हम जब बड़े हो गए हैं, बाबे बन गए हैं, अब जो सर्दी है वो जनवरी में आती है, जी, दिसंबर के एंड में और जनवरी। मुझे याद है 2005-8 में मैंने ये तहरीरें लिखी थी, क्योंकि मैं कॉलम लिखता हूँ, हालात हाजरा भी लिखता हूँ। तब मैंने लिखा था कि मुल्तान में जो है अब दिसंबर में सर्दी आती है, नवंबर में नहीं होती। अब मैं लिखता हूँ कि जनवरी में सर्दी आती है। तो आप देख लें, क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा असर है। तो नाज़रीन, सर्दियां हैं, इसको एंजॉय करें, लेकिन जैसे सर कह रहे थे उसकी तैयारी भी थोड़ी सी ज़रूरत है, और थोड़ी साथ साथ एहतियात भी करें। गर्म मलबूसात ज़रा पहनना शुरू कर दें, फैशन पे इतनी ज़्यादा गर्म खुराक भी खाएं सर, गर्म खुराक भी लाजमी तौर पर लेना शुरू कर दें। जनाब, अपने मौजू की तरफ चलते हैं। आज हमने जॉइंट फैमिली सिस्टम के ऊपर बात करनी है। जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बात किया, कुछ लोग नाकदीन भी हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम के। वो कहते हैं कि ये हमारे दीन से भी दीन के भी खिलाफ है, कि जैसे ही आपको कहा जाता है कि अगर आप इस्तिताअत रखते हैं तभी आप शादी करें, अगर आप इस्तिताअत नहीं रखते तो शादी ना करें। तो वो इस्तिताअत में फिर आ जाता है कि अलहदा कमरा या अलहदा घर देना, नाना नफ़का की जिम्मेदारी। तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। देखिए, मैं आपसे सच्ची बात बताऊं कि ये इस बहुत हसास मौजू है जी। इस पर बात करना पाकिस्तान में रह के बहुत मुश्किल होता है। मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम के हक में हूँ, ठीक, मैं हक में हूँ, क्योंकि मैंने जिस घर में आँख खोली, दादा भी थे, 2 दादियाँ भी थी, चचा भी रहते थे, ताया भी रहते थे, पुपियाँ भी रहती थी, और कई दिन आगे पुपियाँ ठहरती भी थी।
ठीक है, और खालाएँ भी आती थी, नानी अम्मा भी आती थी। बड़ा घर था, 10 मरले का घर था और 8-9 कमरे थे, सब पैक होते थे, हर बंदे का एक कमरा होता था। आप शहर में जाएं, मैं चूँकि शहर का रहने वाला हूँ, अंदरून शहर में भी मैंने रिहाइश रखी है, फिर बैरून शहर में भी, फिर अब बोसन रोड पर भी मैंने ये देखा कि 2.5 मरले के घर में 6 भाइयों की शादियाँ हुई हैं। 2.5 मरले के घर में एक पूरे घर का बाथरूम और छोटे छोटे कोने जैसे कमरे, और उसमें उन्होंने 6-8 बच्चे भी जने हैं उन्होंने। कैसी ज़िंदगी होगी, अभी भी ऐसा है। देखिए पाकिस्तान जो है, ख़ास तौर पे जिस शहर में मैं रहता हूँ, पाकिस्तान का 7वां बड़ा शहर है, यहाँ अभी भी गुर्बत है, यहाँ अभी भी लोग सर्वाइव नहीं कर सकते, उनका बजट इतना नहीं है। जहाँ जहाँ बजट आया, जहाँ जहाँ आसानियाँ आई, वहाँ वहाँ अलग अलग घर भी बने। 5 बच्चे 5 घर, ठीक है, माँ बाप का अपना घर। ये है वसाइल के होने पर। मैं और आप, हम एक बड़ा घर नहीं खरीद सकते, या तो हमें विरासत में मिला हुआ हो या हम खुद खरीदें। हमने मेहनत की, कोशिश की, अपने घर खुद बनाए। जब खुद अपने घर बनाने के काबिल हुए, फिर हमने माँ बाप को छोड़ा। मैं ये समझता हूँ कि जॉइंट फैमिली के इतने फ़वाइद हैं कि अलग रहने के फ़ायदे कम हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें भी ये है कि हमारी तरबियत नहीं हुई सर। हम जॉइंट फैमिली में बहुत मोहब्बत से रह सकते हैं, हम बहुत इद्दत से और बहुत अपनाइयत से रह सकते हैं, ऐसा हुआ नहीं हमारे। मैं ये कहा करता हूँ कि हम कहते हैं कि बच्चों की तरबियत कैसे करें, भाई ठहरो, रुक जाओ, ज़रा सांस लो। मैं आपको बताता हूँ बड़ों की तरबियत कैसे करनी। बड़ों की तरबियत पे बात करते हैं सर। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर ज़रा तफसील में बात करते हैं। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सो वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम के ऊपर। जनाब, आप गुफ्तगू कर रहे थे, जैसे हम ब्रेक से पहले ही गुफ्तगू कर रहे थे कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में जहाँ पर हमने बच्चों की तरबियत तो करनी है, वहीं पर बड़ों की तरबियत के ऊपर भी हमने थोड़ी सी रोशनी डाली है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालिएगा, जब अपनी बात करें तो उसको मुकम्मल कीजिएगा। देखें, सच्ची बात बताऊँ कि मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि मुझे तालीमी इदारों में बुलाया जाता है कि पेरेंटिंग पर बात करें, बच्चों की परवरिश कैसे की जाए, वालिदैन बच्चों को। मैं कहता हूँ यार ठहरो, पहले ये बताओ कि पेरेंट्स को कैसे एजुकेट किया जाए, उनकी ट्रेनिंग कैसे किया जाए, उनकी माइंड मेकिंग कैसे की जाए, उनको कैसे बताया जाए। हम घरों में बहुत पुरअमन तौर पर रह सकते हैं कि हम किसी की नाक पर हमला ना करें, हम किसी की आज़ादी पर बंदिश ना लगाएं, जबर ना करें। तुमने ये नहीं करना, तुमने ये नहीं करना, तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम मुझसे पूछ कर क्यों नहीं कर रहे। नहीं, आपकी आज़ादी की हद आपके वजूद तक है, आपकी बाउंड्री है, उसके बाद किसी और की बाउंड्री शुरू होती है। हम यहाँ गड़बड़, जॉइंट फैमिली सिस्टम ख़राब क्यों हुआ कि हमारी बर्दाश्त खत्म हो गई। एक दूसरे को कत्ल करने लग गए, एक दूसरे को मारने लग गए, एक दूसरे पर इल्ज़ाम दशनाम तराजी शुरू करने लगे, गाली गलोच शुरू हो गए, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, बर्दाश्त खत्म हो गई सर। ईसार, मैं कहा करता हूँ कि घर जो है उसूलों के तहत नहीं चलते। ये बात आप नोट कर ले, आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आएगी। घर चलते हैं ईसार के साथ, घर चलते हैं एहसास के साथ, घर चलते हैं कुर्बानी के साथ, घर चलते हैं बर्दाश्त के साथ, रवादारी के साथ। ये हमारे घर का असूल है, 9 बजे दरवाजे बंद हो जाते। भाई ये किसने बनाया ये असूल? एक आदमी की जॉब ही 11 बजे तक है, तो आप उसके लिए दरवाज़ा कैसे नहीं खोलेंगे? मैंने ऐसे नौजवान देखे हैं जो घरों की दीवारें फलांग के अंदर जाते थे कि वालिद साहब का असूल है कि 9 बजे दरवाजे बंद हो जाएंगे। फिर ये हुआ कि उनकी अगली नस्ल, उन्होंने कभी दरवाजे बंद किए ही नहीं, रात 1 बजे आ रहे हैं, 2 बजे बाग़ियाना तबीयत हो गई। ऐसे ही सर मैं ये समझता हूँ कि जॉइंट फैमिली सिस्टम हमारे खित्ते के लिए बहुत बड़ी नेमत है। अब भी ज़्यादातर आबादी, 70% लोग जॉइंट फैमिली में ही रह रहे हैं, जिसके पास वसाइल आए। वैसे मैं ये बात अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कर रहा हूँ, आपको बहुत काम आएगी, और आप भी और मेरे सुनने वाले या देखने वाले भी इसे सीखेंगे। जब जो बच्चा सौखा हुआ है, आसूदा हुआ है, उसके पास पैसे आए हैं, दौलत आई है, उसका बैंक बैलेंस बढ़ा है, उसने माँ बाप से घर अलग किया है, उसने चाहा है कि मैं अलग से ज़िंदगी गुजारूँ, आज़ादी के साथ ज़िंदगी। वो ऐसा हुआ। बहुत सारे माँ बाप कहते हैं ये बात, मुझे कहते हैं कि ये साडा मुंडा सौखा है, ऐसी तो सानू छड्ड के चला गया, यही साडी फिक्र करदा सी, ये साडा ख्याल रखदा सी, ਇਹ थोड़ा सौखा सी दुआवां भी करते सी, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਇਹੀ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ जुदा हो गया, ਸਾਡੇ ਤੋਂ अलग हो गया। माँ बाप रोते भी हैं सर। मैंने एक साहब से मिला, मेरी एक मुलाकात हुई, तो मैंने कहा आप बच्चों से बड़ा डरते हैं? कहते हैं हाँ यार, वो बड़ा बेटा हमें छोड़ गया था ना,
तब से हम कमज़ोर पड़ गए हैं। वो घर अलग कर गया था। बाकी ये हमारी अब वो महीने खूबसूरती बाद है, आता हमारी है पोतों पोतियों को लेके, फैमिली सिस्टम हम की डरते हैं कि कहीं और ना हाँ, भाग जाए। यही खूबसूरती है सर कि हम अपने एल्डरली का ध्यान रखते हैं। नहीं तो वेस्ट में हम देखते हैं ना कि उनको ओल्ड एज होम्स में भेज दिया जाता है। हमारे यहाँ भी एक इस तरह का कुछ सर इसके अलावा भी देखें, हमने अपना आबाई मोहल्ला जो है ना सर, इस पे तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। वसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमने ट्रांसपोर्टर्स के कुछ मसाइल पे गुफ्तगू करनी है। वसीम साहब, अब ट्रांसपोर्टर्स के काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं, ख़ास तौर पर आजकल हम देख रहे हैं चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, स्ट्रिंडेंटली कवानीन पर अमल दरामद कराया जा रहा है। लेकिन विक स्टेशन तो एक ही है पूरे शहर में जहाँ से उन्होंने सर्टिफिकेशन हासिल करनी है ट्रांसपोर्टर्स ने। तो इसके बारे में ज़रा बताइएगा, कोई नए विक स्टेशन बनाए जा रहे हैं, ये है इसी पर इक्तफा करना पड़ेगा? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ख्वाजा साहब की गुफ्तगू जो है वो इतनी महज कर देने वाली थी कि मैं अभी तक वहीं पर ही वो रुका हुआ था। अच्छा, मौजू जिस तरह आपने विक्स के हवाले से बताया, पूरे मुल्तान शहर में ट्रांसपोर्टर्स के लिए जो एक सर्टिफिकेट मिलता है कि आपकी गाड़ी रोड पर चलने काबिल है या नहीं, रोड पर चलने काबिल का सर्टिफिकेट विक्स स्टेशन देता है। मुल्तान शहर में विक्स स्टेशन था ही नहीं। लारी अड्डे पर एक विक्स स्टेशन जो है वो बनाया गया, जो भी कैटेगरी में सी का है, A, B, C, मतलब उसकी जो हदूद हैं वो इस तरह की हैं कि वो इस शहर को मुकम्मल तौर पर फुलफ़िल नहीं कर पाता। अब क्योंकि मुल्तान एक बड़ा शहर है तो उससे जुड़े हुए जो छोटे शहर हैं उनकी गाड़ियाँ भी मुल्तान ही आती हैं। अब जो ट्रांसपोर्टर्स को प्रॉब्लम आ रहा है वो ये है कि आप जब विक्स से अपनी सर्टिफिकेशन करा लेते हैं तो आप 6 महीने तक के लिए अलाउ होते हैं कि आप उसके बाद अपनी गाड़ी को रोड के ऊपर 6 महीने तक घुमा फिरा सकते हैं। अब गाड़ी जैसे ही वहाँ से बाहर निकलती है तो आगे एक और स्मोक की टीम खड़ी होती है और वहीं पे चेक करती है जहाँ से वो सर्टिफिकेट लेके निकला है, और फिर उसके धुएँ का चालान हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर गाड़ी धुआं दे रही है तो विक्स ने किस तरीके से उसको पास कर दिया, और अगर वो गाड़ी धुआं नहीं दे रही, विक्स से पास शुदा है, तो उसका चालान किस तरह से किया जा सकता है। पंजाब व्हीकल एक्ट जो आया अभी रिसेंटली, इसने इतनी बुरी तरीके से ट्रांसपोर्टर्स को डिस्टर्ब किया कि मैंने इससे पहले इतने बड़े चालान नहीं देखे। 22 व्हीलर के हमने 1 लाख रुपए के चालान जो हैं वो देखे, वरना तो ट्रांसपोर्ट की हिस्ट्री में कभी इतना बड़ा चालान नहीं हुआ। ट्रांसपोर्टर्स ये क्लेम करते हैं कि हम पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं, सबसे ज़्यादा टैक्सेस हम लोग देते हैं, टूल प्लाजे हम लोग करते हैं, करोड़ों रुपए का माल, मूवमेंट हमारी सारी गुड्स की तहसील होती है उन्हीं के थ्रू होती है के हवाले से। लेकिन जो हम पर ये एक्ट लगाया गया है, ये एक्ट गलत है, और इस एक्ट के अंदर किसी हद तक उन्होंने कामयाबी जो है वो पाई अपनी हड़ताल करने के बाद। लेकिन एक मुतालबा जो उनका अभी तक बरकरार है वो ये कि शहर मुल्तान में विक्स स्टेशन जो है इसको या तो इसकी तादाद डबल की जाए या फिर इसमें कैटेगरी जो है वो इन्हांस की जाए, क्योंकि ये दिन के अंदर जो है वो तकरीबन 40 से 45 गाड़ियाँ जो हैं वो देखते हैं, तो बाकी फिर एक मुकम्मल लाइन लगी रहती है। वो लाइन बहुत दूर तक जाती है, 3-3, 4-4 दिन के बाद जो है वो लोगों का नंबर आ रहा है। अगर ये एक कैटेगरी में फॉल कर ले तो शायद 100 गाड़ी जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर चेक हो जाएगी और उसको सर्टिफिकेट। अच्छा, इसमें वसीम सबसे बड़ा मसला क्या आता है कि ट्रांसपोर्टर हजरात ये कहते हैं कि डीजल गाड़ी हमेशा ही धुआं देगी, वहीं पर जो हमारे चेकिंग करने वाले हजरात हैं, वो EPA की टीम हो या मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर्स हो, वो ये कहते हैं कि अगर गाड़ी का ध्यान सही तरीके से रखा जाए तो डीजल गाड़ी इंजन नहीं देती। और मैं खुद इस चीज़ का ऐनी शाहिद हूँ कि 1-2 गाड़ियाँ उन्होंने हमारे सामने चेक की और तमाम गाड़ियाँ डीजल इंजन चेक किए जा रहे थे तो धुआं दे नहीं थी, तो मुझे भी ये हुआ शक कि शायद ये गाड़ियाँ धुआं दे रही हैं, लेकिन वहीं पर 2 गाड़ियाँ ऐसी हैं जो डीजल गाड़ियाँ थी लेकिन उन्होंने धुआं नहीं दिया। तो इसमें फिर थोड़ा सा ओनस ट्रांसपोर्टर हजरात पे भी जाता है कि वो अपनी गाड़ियों का ध्यान रखें। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सबसे पहले हुआ ये कि स्मोक को कंट्रोल करने के लिए, इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने बिल्कुल तौर पर जो है वो इन किट्स को बेचा और CNG के ऊपर सबको जो है वो मुंतकिल किया, सब्सिडी दी गई। लोगों ने CNG के सारी चीज़ें उठा के अपनी गाड़ियों के अंदर लगा ली। फिर हुआ इस तरह के बाद में वो CNG जो है वो स्टेशन भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नापैद होते गए और गैस की हमारे जो है वो बिल्कुल ज़ाया हुई। लोगों ने अब दोबारा से उस सारी चीज़ों को ख़त्म करने के बाद दोबारा शिफ्टिंग जो है वो इसके ऊपर की। अब फिर ये इशू क्रिएट हो गया कि ईंधन जो है वो अब बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ रहा है, और ये एक पेट्रोल की गाड़ी है और एक वो जो डीजल की है, दोनों में डिफरेंस तो है। अब जो इंजन जो गाड़ियाँ आपने चेक की हैं उसमें यकीनन उसको 10-15 दिन पहले या 1 महीना पहले उसकी मेंटेनेंस हुई होगी,
ट्रांसपोर्टर्स का ये गिला है कि मैं अगर हर महीने या हर 15 दिन के बाद अपनी गाड़ी के ऊपर जो है वो इस तरह से मामलात करता रहूँगा तो फिर मुझे बचत क्या होगी। हमारी गाड़ी जब रूट पर निकलती है तो 6 महीने के बाद हमारे पास उसका फिटनेस सर्टिफिकेट होता है और 6 महीने के बाद हम फिर जो है वो फिटनेस कराने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वैसे यहाँ पर बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि या ये उनके अपनी गाड़ियों के लिए बेहतर नहीं है कि अगर उसकी मेंटेनेंस का ध्यान रखा जाए। हम भी तो अपनी हर महीने के बाद गाड़ियों की करवा रहे होते हैं, ऑयल चेंज करा रहे हैं, फिल्टर्स जो रूटीन के चेकअप्स होते हैं वो करा रहे होते हैं, तो उनका तो काम है, पेशा है, उन्होंने ये करवाना है। तो अगर वो रूटीनली इसका चेकअप करेंगे तो इसमें उनकी अपनी बेहतरी है। आप ठीक कह रहे हैं, ये तो वो कर सकते हैं ना जो मालिक हो, लेकिन हमारे यहाँ मोस्टली गाड़ी जो है वो ठेके पर गई हुई होती हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें रेंट आउट होती हैं जो महीने बाद आपसे रेंट लेंगे। कोई ऐसा बंदा जिसने रेंट पे गाड़ी को उठाया हुआ है या वो जो ठेके पे रक्षा या रेडी को चला रहा है या उसके बाद वो ठेके पे किसी गाड़ी को चला रहा है, तो वो तो कोशिश यही करेगा ना कि मुझे इसके ऊपर कम से कम वो 6 महीने क्या मैं साल बाद इसको चेक एंड बैलेंस करूँ। लेकिन जो गाड़ियाँ मालिकों की हैं और मालिक खुद उसको चला रहे हैं या खुद उन्होंने एम्प्लॉयज़ हायर किए हुए हैं, वो तो इस बात का ख्याल रखते हैं और ये बात ठीक भी है कि ये इसकी हेल्थ के लिए, आपकी मोटर की हेल्थ के लिए ये बहुत बेहतर है। लेकिन साथ ही अगर हम दूसरे एंगल पे जो है वो जाएं कि जो लोग जो हैं वो लेने के बाद इसको रेंट आउट के अंदर चला रहे हैं या ठेके पे चला रहे हैं, वो इस चीज़ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते और ना वो ध्यान रखना चाहते। तो फिर तो कानून सही हरकत में आ रहा है ना जनाब। ग्रेटर गुड में अगर आप देखें, अगर हम आप और मैं, जैसे अभी हमें ड्राई वेदर की हम बात कर रहे थे, माहौल ख़राब हो रहा है, धुआं देती हुई गाड़ियाँ, धुआं छोड़ती हुई गाड़ियाँ हमें नज़र आ रही हैं और हम कह रहे हैं कि इसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंस होने चाहिए, कानून अगर उस पर हरकत में आते तो फिर तो ये बात बहुत अच्छा है, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि जो थोड़ी सी हदूद हैं हमें उसके अंदर रहकर चालान किया जाए, क्योंकि हिस्ट्री में हमने इस लेवल के इतने बड़े बड़े चालान नहीं देखे। जैसे मैंने आपको बताया कि $22 व्हीलर का 1 लाख रुपए का चालान मैंने खुद देखा। तो हिस्ट्री जिन लोगों ने एक उम्र दी है ट्रांसपोर्ट को, वो कहते हैं कि आज तक हमने इतने हैवी फाइन्स नहीं देखे। इन फाइन्स को इतना तो कम से कम किया जाए जो हमारी इस्तात के अंदर जो है वो मौजूद हो। इस तरह 35,000 का हमारा चक्कर होता है और वापसी करने 20-25 हज़ार रुपये का फ़ाइन पड़ जाता है, तो हमारी बचत तो बिल्कुल गई। तो ऐसे मौके पे अब क्योंकि सारे ही डिपार्टमेंट जो हैं वो हरकत में आ गए, तो इस वजह से ट्रांसपोर्टर को खासा लॉस हो रहा है, जिसके बारे में वो फिक्रमंद है कि अपने माश को किस तरह देखेंगे। तो आगे का भी लाएअमल क्या है कि बिल्कुल आपकी बात ठीक है, अगर इतने भारी जुर्माने में उन्हें भरने पड़ जाएंगे तो फिर उनका सर्कल किस तरह चलेगा। वो जो उन्होंने मुनाफा रखा हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता एक चीज़ पे होना चाहिए। एकदम अगर आप जुर्माने लगाएंगे तो फिर उसका इकोनॉमी का एक जो सर्कल है उसमें भी एक दरार आ होता है, इफेक्ट होगा। तो अब आगे का लाएअमल क्या है, ट्रांसपोर्टर हज़रात क्या देख रहे हैं? बीच में हमने देखा था कि कोई हड़ताल वगैरह भी की गई थी, लेकिन अब कॉल वापस ले लिए जी। जो उनकी कॉल है वो वापस हो गई है। उसके अंदर गवर्नमेंट ने जो हैवी फाइन है उसमें किसी हद तक जो है वो रिड्यूस उनको किया है। कुछ मुतालबात इनकी जानिब से जो है वो भी माने गए हैं। इस हवाले से मज़ीद भी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन नाज़रीन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल के ऊपर और वसीम ने बड़ा तफसीलन इसके ऊपर रोशनी डाली कि किस तरह के मसाइल हैं, ख़ास तौर पर फिटनेस के हवाले से। ये जो आजकल हम देख रहे हैं कि स्मोक को कर्ब करने के लिए बड़े स्ट्रिंजेंटली ये लॉस को फॉलो करवाया जा रहा है, लेकिन वहीं पर ट्रांसपोर्टर्स के भी कुछ मसाइल हैं जिनके ऊपर नज़र डालने की ज़रूरत है और उनको लूप में लेकर फैसले बनाने की ज़रूरत है। वसीम, इसी के साथ साथ फ़्लो ऑफ ट्रैफिक की भी हम जब भी बात करते हैं तो मुल्तान में बहुत बड़ा मसला था। फिर कमिश्नर साहब ने काफ़ी ज़्यादा काम किया, कुछ चौकों को असर नौ भी बनाया, लेकिन कुछ जो कदीम हमारे चौक थे उनको बंद कर दिया गया है, उनको अब सिंगल रोड बनाया जा रहा है ताकि लॉन्ग यू टर्न्स हो। तो आप इसको किस तरह देख रहे हैं? बज़ाहिर तो ये ऑन पेपर तो बड़ी अच्छी चीज़ नज़र आती है। देखिए, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के तजर्बात भी हुए और पहले तो 9 नंबर चौक की अगर हम बात करते चलें तो वो कितने देर अरसा जो है वो तजर्बे की बुनियाद के ऊपर जो है वो गुजरता रहा। एंड उसके बाद हमने देखा है ख़ास अरसे से कि मुल्तान के जो मेन चौक थे, जिसमें सैदा वाला बाईपास हो, 9 नंबर चौक हो, या आपका सबसे ज़्यादा मसला जहाँ पर क्रिएट होता था मुल्तान का विहाड़ी चौक, उसको जो रेनोवेट किया गया है, जो उसके अंदर वेज बनाए गए हैं, वो यकीनन बहुत ज़बरदस्त हैं। क्योंकि हमारे मुल्तान शहर के अंदर डी क्लास बस अड्डे जो हैं वो वहाँ पर मौजूद थे
कानून के मुताबिक जनरल बस स्टैंड से 4 किलोमीटर की हदूद के अंदर आप कोई भी डी क्लास बस अड्डा नहीं बना सकते। लेकिन हमारे यहाँ जो एक पूरी चेन वहाँ पर खड़ी है, उसमें फैसल मूवर्स हैं, मदीना है, स्काईवेज है, सिल्क लाइन है या राजपूत ट्रेवल्स हैं, ये जितनी उस साइड की पूरी बेल्ट है, ये कानूनी एतबार से मुनासिब नहीं, ना ही इनको कानून अलाउ करता कि आप वहाँ पर डी क्लास बस अड्डा बनाएं। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बड़े ख़ास अरसे तक जो है वो शहर की इंतज़ामिया ने इनको बंद भी किया। फिर आपको पता है स्टेक होल्डर्स का कहीं ना कहीं बीच में एक ताल्लुक़ होता है, फिर ये खुल गए, स्टेज में चले गए, कुछ ने जाके मुख्तलिफ़ किस्म की आगे चीज़ें की, लेकिन वो मसला हल नहीं हुआ। इशू ये हो रहा है कि जब आपको डी क्लास बस अड्डे ट्रैफिक सवारी आपकी वहाँ चलेगी, तो जो लाखों रुपए करोड़ों रुपए गवर्नमेंट के लगे और जनरल बस स्टैंड को क्रिएट किया गया, तो वहाँ पर कौन आएगा। आप जनरल बस स्टैंड के अंदर जो है वो हर तरह की सहूलत दे रहे हैं, पंखे भी हैं, वॉशरूम्स भी हैं, बैठने की अच्छी जगह भी हैं, एसी भी हैं, LCDs लगी हुई हैं, चार्जिंग पैनल हैं, आप मुकम्मल तरह से आपने एक माहौल वहाँ पे प्रोवाइड किया। लेकिन वही माहौल अगर उसी 4 किलोमीटर के रेडियस में कहीं और मिलेगा और बेहतर तरह से मिलेगा, तो लोग वहाँ चले जाएंगे। इस जनरल बस स्टैंड को चलाने के लिए आपको डी क्लास बस अड्डों को बंद करके ट्रैफिक को यहाँ पे लाना होगा। जो अड्डे बाहर हैं, उन्हीं अड्डों को यहाँ पर जो है वो आने की दावत दी जाए, बल्कि दावत क्या दी जाए, ऑलरेडी वो अड्डे यहाँ पर मौजूद हैं। ये तमाम लोग जो वहाँ बैठे हैं, इन तमाम लोगों ने जनरल बस स्टैंड के अंदर भी एक एक अपना पॉइंट लिया हुआ है। लेकिन मसला ये है कि सारी सवारी का रुझान बाहर की तरफ है, वो ख़त्म होंगे तो सवारी जनरल बस स्टैंड की तरफ, क्योंकि इजी है ना, बाहर से टिकट ली और वहीं से चले गए, निकल गए। जब आप जनरल बस स्टैंड की तरफ आएंगे तो डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज़ होगा, और इसके साथ साथ आपका जनरल बस स्टैंड जो है वो भी आबाद हो रहा होगा। अब कानून तो ये कहता है कि जनरल बस स्टैंड को जब ठेके पे दिया जाता है साल के लिए, जो इसकी ऑक्शन वगैरह होती है, तो उसके अंदर जनरल बस स्टैंड से निकलने वाली जो गाड़ी है उससे ही सिर्फ आप पर्ची वसूल करेंगे। ठीक है। लेकिन शहर में आप देखें, सिर्फ इसी वजह से कि मोटरवे जो है या जो मोटर्स हैं ये फैली हुई हैं, बस अड्डे फैले हुए हैं, तो इस मुनासबत से शहर के चारों तरफ जो है वो पर्ची माफिया बना बैठा हुआ दिखाई देते हैं। शहर में अगर 10 रुपये की पर्ची है, आपने कोई भी सवारी लेकर बाहर निकलना है या मोटरसाइकिल रिक्शा लेकर बाहर निकलना है या किसी और तरह की कोई वैगन लेकर बाहर निकलना है, तो उसकी गवर्नमेंट की फ़ीस है 50 रुपये। ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि वहाँ पर 100, 150, 200 जहाँ पे जिसका जैक लग रहा है वो वहाँ पर वसूल की जा रही हैं। इतने ज़्यादा एलिमेंट्स वहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं कि इस वक्त जो है वो मुकम्मल तौर पर जो भत्ता है वो आपका जनरल बस स्टैंड के ऊपर चल रहा है, क्योंकि उसकी कोई एक डायमीटर हदूद ही नहीं ना, उसकी कोई हदूद नहीं है, उसकी हदूद तय करने की ज़रूरत है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पर वसीम रोशनी डाल रहे थे। इस पर मज़ीद भी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन हम जॉइंट फैमिली सिस्टम पर बड़ा तफसीलन राय जानने की कोशिश कर रहे थे सिद्दीकी साहब से। जनाब ये बताइएगा कि जैसे जॉइंट फैमिली सिस्टम के आप बता रहे थे फ़ायदे, वहीं पर कुछ लोगों के नज़र में मसाइल भी हैं, उन किस तरह कब किया जा सकता है, उस पर किस तरह, जैसे आप तरबियत की बात कर रहे थे, इसके अलावा कोई और रास्ते हैं? मैं ये समझता हूँ, जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने देखा है कि हर चीज़ के यानी हर तस्वीर के दो रुख होते हैं। ठीक। तो एक बच्चा था जो बहुत बाप को तंग कर रहा था, तो उसने एक तस्वीर दिखाई बच्चे को, उसके टुकड़े टुकड़े किए और कहा इस तस्वीर को दुरुस्त करो। तो बच्चे ने चंद मिनट्स में वो तस्वीर ठीक करके बाप को दिखा दी। तो बाप हैरान हुआ और पूछने लगा ये तस्वीर इतनी जल्दी तुमने कैसे ठीक कर ली? उसने कहा अब्बा इसके पीछे दुनिया का नक्शा था, मैंने दुनिया के नक्शे को ठीक किया तो ये तस्वीर ठीक हो गई। तो हम चीज़ों को दुरुस्त रख सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं, ये हमारे बस में है। हम किस तरह के इंसान हैं, हम किस तरह के लोगों में रहते हैं, हमारे लोगों की आदत क्या हैं, हमारे लोगों के मिजाज कैसे हैं, उनकी तबीयतें कैसे हैं, कौन बर्दाश्त करने वाला है, कौन तारीफ सुन के खुश होने वाला है, कौन तनकीद बर्दाश्त कर सकता है, कौन, सब ये 5 उंगली एक जैसी नहीं होती। इसी तरह 5 भाई घर में, एक घर में रहने वाले एक जैसे नहीं होते, उनकी पसंद नापसंद अलग अलग होती है, उनके मिजाज और उनकी तबीयतें अलग होते हैं। इंसान को सबसे पहले तो अपने आप को समझना चाहिए, फिर जिस समाज में, जिन लोगों में, जिस घर में रहता है उन लोगों को भी समझना चाहिए। मेरा अपना लिखा हुआ जुमला है
कि हम एक घर में 30-30 बरस एक छत के नीचे एक बेड पर गुजार देते हैं, मगर एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते। हम एक साथ रहते तो हैं, एक दूसरे को समझते नहीं है। ये बहुत बड़ा लैक है सोच का, तर्ज अमल का, फिक्र का, दानिश का, अमल का। ये बहुत बड़ा गैप है, इसको दूर करना चाहिए। इंसान से दूर हो गए। अभी वसीम बता रहे थे, मैं भी, आप भी देखते हैं कि 5 लोग घर में मौजूद हैं, सब अपने अपने बेड पर हैं, पांचों आपस में गुफ्तगू नहीं कर रहे। सर ये आज के दौर का बहुत बड़ा अलमिया है। मैन इज अ सोशल एनिमल, जिसने एक दूसरे के साथ चैट कर रहे हैं, वो किसी और से बात कर रहे हैं। आपस में जो 5 लोग बैठे हैं, गुफ्तगू नहीं हो रही। आपको ये बात सुनकर हैरत होगी कि 90s की दिहाई में न्यूयॉर्क में बच्चों ने एहतजाज किया था कि हमारे वालिदैन हमसे गुफ्तगू नहीं करते, हमसे बातचीत करते, ये गैजेट्स में मसरूफ होते हैं, ये टैब में, मोबाइल में, उस वक्त वहाँ मोबाइल थे, और ये कंप्यूटर में मसरूफ होते हैं, स्क्रीन से बात कर रहे होते हैं, इंसान से बात नहीं कर रहे। सर इस हवाले से एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनका भी सवाल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। तहामा भाई, मोहम्मद शकूर खान बात कर रहा हूँ ईसा खेल से। जी शकूर साहब। ख्वाजा मजहर सदीकी भाई बहुत खूबसूरत और अच्छा एनालिसिस कर रहे हैं, मैं इनसे 100% एग्री हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे मीडिया का जो रोल है, बहुत सी मूवीज हैं, बहुत से आपके ड्रामाज हैं, प्लेज हैं, तो उसका जो यूथ पे इम्पैक्ट होता है, वो बजाय इसके उसमें सबक होता है, उसमें लेसन होता है, चाहे वो कॉमेडी भी हो, तो वो उसका इम्पैक्ट, उसको नेगेटिव हमारी यूथ ले लेती है। हमें नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, बल्कि मैं तो खुद ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के हक में हूँ। हमारा ट्राइबल एरिया है और हमारी फैमिली कोई 200-250 साल से जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रही थी। अब कोई 30 to 40 ईयर्स से वो भी एक इंडिपेंडेंट घर, इंडिपेंडेंट बहू है, तो वो अलहदा बच्चे का और माँ का एक गैप है। एक गैप जो हमें नजर आता है, एक तो हमारे जो सोशल मीडिया है, जो मोबाइल्स हैं, वो तो अभी उसको 10, 15, 20 साल हुए, बट वो जो माँ और बाप का जो रोल है, बाप सरप्रस्त होता है, लेकिन जो ड्रामाज की या इस किस्म की जो सोसाइटी बन चुकी है कि माँ अपनी तरफ बच्चों को खींचती है, वालिद को माशरे का पता होता है, वो स्टडी कर चुका होता है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में कितने फायदे हैं, और वो उनको लेके चलता है, स्पेशली अपनी औलाद को, उनकी परवरिश करता है, उसने बजट बनाना होता है। लेकिन माँ की डिमांड और होती है, बाप की और होती है, जिससे बच्चे फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, वो माँ बाप से दूर होते हैं, और वो अपनी मर्जी, जो भी पेरेंट्स में से माँ या बाप, वो उनकी बात मानते हैं, जो नाजायज ख्वाहिशात होती हैं या इकोनॉमिकली वालिदैन अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन वो बच्चे जिद करते हैं, तो उसमें कोई भी बच्चे को सपोर्ट करेगा, उसकी जिद करेगा, उसकी वो बात मानेगा। मुझे याद है, हम पुरानी फैमिली थे, जिम्मेदार वालदा और वालदे, बचपन से हम 3 भाई, तो हमें कभी भी पॉकेट मनी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? कि बेटा जो चीज चाहिए हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ये बैड हैबिट से आपने चीज दी, और मार्केट बाजार गए, तो हम पूरा बचपन जवानी तक बाजारों में चीजें नहीं खरीदते थे, अल्हम्दुलिल्लाह सर्वेंट्स वगैरह होते थे, तो वो मंगवा ली चीज। अब आपका बच्चा 100 रुपीज, गरीब ट्रेन का बच्चा डेली का 100 रुपीज, बहुत गरीब बच्चा भी लेता है, बिल्कुल ऐसे ही है, 200, 300, ठीक है ना जी। तो ये फर्क ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के बहुत फायदे हैं, और मैं समझता हूँ कि हमारे मीडिया को हमारे ऐसे ड्रामाज और प्लेज भी करने चाहिए, और ऐसे प्रोग्राम्स तामा भाई और भी इस तरह जो अभी मजहर भाई कह रहे हैं, इस कम के प्रोग्राम और भी करें, ताकि यूथ के अंदर वो पुरानी फैमिलीज और बड़ों का अदब हो। वालिदैन का अदब नहीं है, बुजुर्गों का अदब नहीं है, तो यूथ बेरा रवि का शिकार है। और इसके हवाले से हम कोशिश करते हैं कि आप लोग जो नाज़रीन हम लोगों को फीडबैक देते हैं हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेजेस पे, वहीं से हम अपने नए टॉपिक्स निकालने की कोशिश करते हैं, और ये आप लोगों का बड़ा मुतालबा था कि इस टॉपिक पे बात कीजिए। और अब्दुल शकूर साहब जैसे आप बात कर रहे हैं, उसी हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं, कोशिश करेंगे कि मज़ीद भी इस तरह के टॉपिक्स आपके लिए लेके आते रहें। और शकूर साहब तो वैसे ही हमारे एक रेगुलर कॉलर हैं, और हमेशा डिस्कशन का रुख उस तरफ मोड़ देते हैं जो पॉइंट हम मिस कर रहे होते हैं। जनाब जैसे उन्होंने मीडिया के किरदार पर बात की, इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। सही कह रहे हैं कि आजकल के हमारे जो प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं, उसमें नफ्सा नफसी को, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करके प्रेजेंट किया जा रहा है। ख़ासतौर पर वेस्टर्न मीडिया की भी बहुत ज़्यादा आ गई है, इन्फ्लुएंस है हमारे अंदर। देखिए, तो इसके ऊपर भी ज़रा रोशनी डालिएगा। अच्छा यार, आपको ये बात बड़ी अजीब लगेगी कि जब हम छोटे थे तो कहते थे इन बच्चों को टीवी ने ख़राब कर दिया। समझे बात? जब थोड़े बड़े हुए तो VCR आ गया, तो कहा लोगों ने इन्हों को VCR ने खराब की थी, फिल्मा ने खराब की थी। ठीक है, हम 150 रुपए में 3
कैसेटें लेके आते थे और वीसीआर रात के लिए ले आते और पूरी रात जाग कर फिल्म देखते थे। हमें टीवी ने भी ख़राब नहीं किया था, हमें वीसीआर ने भी ख़राब नहीं किया था, हमें हमारे माहौल ने ख़राब किया था। अब जब हम अब इस वक्त क्या कहते हैं, अब मोबाइल ने ख़राब किया, बिल्कुल, अब सोशल मीडिया ने ख़राब किया। अब तो कोई भी बीमारी होती है अच्छा, ना, वालिदैन यहीं तक पहुंचते हैं। अच्छा, आज से 5-4 साल पहले तक हम कहते थे मीडिया ने बर्बाद कर दिया, इस माशरे को तबाह किया मीडिया ने। हम हमेशा अपनी गलती, अपना गंद, अपना कसूर, अपने करतूत दूसरों पर डाल दे के ना खुश हो जाते हैं। मीडिया पर डाल के, भाई मीडिया क्या है? मीडिया वही है जो हम कर रहे हैं, मीडिया वही दिखाता है जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है। बिल्कुल, वही पर्दे पे दिखाया जाता है, राइटर्स वहीं से लेते हैं जो हालात में देख रहे हैं। असल चीज जो है ना, मैंने खुद को बदलना है, अपने 6 फुट कद को 5 फुट 8 इंच के जिस्म को ठीक कर रहा है। मैंने अपनी ट्रेनिंग करनी है, अपनी तरबियत करनी है। मैंने सोशल मीडिया को क्यों इल्जाम देना है? मैं ना उठाऊं मोबाइल, मैं आपको ये बात बहुत मीडिया पे कह रहा हूँ, मैं कुछ अर्सा पहले तक गूगल के लिए 2 रकात शुक्राने के पढ़ता था। अगर गूगल ना होता तो मैं बहुत सारी चीज़ों से ना बल्द होता, ना आशना होता, बहुत सारी चीज़ें ना सीख सकता। बहुत सारी सलाहियतें जो मेरे अंदर बातें पैदा हो गई हैं, मैंने गूगल से ली हैं, सीखी है। दुनिया क्या कर रही है, दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में ट्रेंड्स क्या है, दुनिया किस तरह सोच रही है, दुनिया में ट्रेंड्स क्या है, मीडिया का इस्तेमाल हमने किस तरह करना है, इस चीज़ को सीखने की ज़रूरत है। हमें ये नहीं कहना कि बिल्कुल मीडिया ही गलत है, बल्कि उसका इस्तेमाल गलत हो सकता है या ठीक हो सकता है, और हमने उसके सही इस्तेमाल की तरफ जाना है। और जिस मौजू पे ख्वाजा सिद्दीक साहब बात करें, इस पर मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त वो एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम जॉइंट फैमिली सिस्टम के ऊपर तफसीलन गुफ्तगू कर रहे थे। ख्वाजा मज़हर सिद्दीकी साहब, मैं अब आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आप बात करें कि जॉइंट फैमिली सिस्टम एक बहुत अच्छा सिस्टम है जो हमारे ये जो मुआशरा है उसकी अक्कासी भी करता है, इसके बड़ा अहम पिलर है जॉइंट फैमिली सिस्टम में। इसमें ये ज़रा ये जानना चाहूँगा, लेकिन इसी सिस्टम में हसद, कीना, बुग़्ज़, सास बहू के झगड़े, और फिर अब अक्सर औक़ात ये कहा जाता है कि हम जिस तरह अपने बच्चे की तरबियत करना चाह रहे हैं उस तरह की तरबियत हम कर नहीं पा रहे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है ना बाकी सारे लोगों का जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से। तो ये इस तरह के मसाइल भी तो हैं। सर, मैं दिल करता है कि प्रोग्राम का दौरानिया बहुत बड़ा हो, मैं अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। मैं मुख्तसरन बताऊँ आपको। मैंने बताया कि मेरी जहाँ शादी हुई, जी, जिस घर में शादी हुई, वहाँ मेरे ताया, चचा, फूफियाँ, दादा, 2 दादियाँ, मेरे वालिदैन रहते थे। ठीक है, फूफियाँ भी आके ठहरती थी, खलाएँ भी आती थी। मैंने उस माहौल में आँख खोली है और यकीन करें मज़े की ज़िंदगी गुजारी है। इंसान खुद समझदार हो, होशियार हो। यानी मेरी वालदा ने मुझे कहा कि तेरी बीवी सारे दिन कमरे से बाहर नहीं निकलती, तो मैंने कहा जी इसकी ऐसी की तैसी, और मैं अंदर जाके उसकी ऐसी की तैसी फेरी नहीं। मेरी वहाँ जाके बदला, वो मेरे कपड़े इस्त्री करती रही, मेरी ही ज़ाती काम करती रही, मेरी ये कोई किताब की तरतीबें ठीक लगाती रही, मेरी बुक शेल्फ को देखती रही। मैंने उसको कुछ नहीं कहा। सुबह मैंने पूछा, हाँ, मैंने कहा जनाब जो आपने कहा था कस दिया उसको। ये आपको हर शख्स को एक एक्टर भी होना चाहिए सर, एक अदाकार भी होना चाहिए। इसमें अब आपकी अपनी शख्सियत क्योंकि स्ट्रॉन्ग थी ना, लेकिन इसमें 90% आपके जैसी जहनियत के मालिक नहीं होंगे। जी, मैं अर्ज करता हूँ ना, मैं जब अपनी बीवी का सूट खरीदता था, पहले माँ का खरीदता था, फिर बीवी का खरीदता था। मैं जब अपनी माँ के पास गया, ये पिंक कलर का सूट आपकी बहू का, ये ब्लैक आपका, तो मेरी माँ ने कहा हाय बड़ी हसरत सी ब्लैक सूट पाड़ दी, तो बुढ़ी का लाया काला सूट। मैं कहा जी काला तुसी पाओगे, पिंक को पाएगी। मुझे समझ आई कि मैं जो बीवी के लिए सूट लाया हूँ मेरी माँ को वो पसंद आएगा। फिर मैं सारी ज़िंदगी माँ से ये एक्टिंग करता रहा। जो माँ के लिए लाता था वो 200-400 रुपये महंगा होता था, वो बीवी का बताता था, और जो बीवी का होता था वो माँ को बताता। मेरी माँ कहती थी वो उस वाला सूट मेरे कलर को बड़ा दिल को लगता है। मैं एक्टिंग करता रहा सर। देखिए, ज़िंदगी को जीने का ढंग सीखना चाहिए ज़िंदगी को। अच्छा, जब मैंने सोचा कि अब बस हमें अलग होना चाहिए, हमारा मैंने किताब पढ़ी 1 यूनिट होना चाहिए जी। तो फिर मैंने ये सोचा कि मज़हर जी की यहाँ मज़े की ज़िंदगी गुजार रहे हो, बिजली का बिल बाप भरता है, प्रॉपर्टी टैक्स बाप भरता है, वासा का बिल बाप भरता है, टेलीफोन का बिल बाप भरता है, गैस का बिल बाप भरता है, तुम तो मज़े की ज़िंदगी, जो हांडी पकती है 2 कटोरियाँ हम ले लेते हैं मियाँ बीवी। तो मुझे लगा कि ये बड़ा फ़ायदा है। क्या तुम इतने खर्चे उठा सकोगे जब घर ले रहे हो? मैंने बोसन रोड पर सफारी टाउन में अपनी ज़िंदगी का पहला घर खुद लिया था। उस ज़माने में 2002-03 में 20 लाख रुपए का मकान लिया था सर। आप बिलीव मी, मेरी माँ मुझे जाने ना दे, नहीं जी तू तो नहीं जाना, असी मियाँ बीवी कसम खाई सी कि असी बच्चे अब तो जुदा नहीं करेंगे।
तो असी भी जुदा नहीं होए, तुसी भी नहीं होना। मैंने फिर कहा, आप सुन के हैरान होंगे, मैंने कहा अम्मा आप देखो फलां बेकरी की ना 4 ब्रांचें हैं, एक स्पोर्ट्स ग्राउंड के सामने, एक निस्तर अस्पताल रोड पे, एक इंडस टावर में, एक फलां, उस वक्त कोई थी इस तरह की 4 ब्रांचें, इंडस टावर शायद नहीं बना था। तो अम्मा आपकी ना ब्रांच बन रही है, फलां स्कूल की ब्रांचें, फलां बैंक की ब्रांचें, फलां इदारों की ब्रांचें, फलां होटलों की ब्रांचें, तेरी भी अम्मा ना ब्रांच बन रही है, अब तू इधर भी रहेगी उधर भी रहेगी। तो मेरी अम्मा कायल हो गई। मैंने कहा इधर दाल पकेगी, उधर साग पकेगा, उधर मुर्गा पकेगा, इधर हम आपस में एक्सचेंज करेंगे। और अम्मा तू जाके ना 7-8 दिन, मेरी दादी भी जिंदा थी, तो अपनी सास से निजात हासिल करेगी, सास है तेरी, तो कुछ दिन अपनी बहू के ऊपर, फिर वहां जाके सास बनना। बहुत ही। तो फिर सर मेरे अब्बा जी आए, उन्होंने कहा जी क्यों जा रहे हो? मैंने कहा जी यहाँ सास के ऊपर सास फिर सास, मैं चाहता हूँ मैं अलग हूँ। तो मेरी अम्मा खुशी से 8-10 दिन मेरे घर रहती थी कि हमारी एक ब्रांच है। एक ब्रांच है कि बड़ा खूबसूरत तरीका है जिस तरह मदर सिद्दीकी साहब ने बताया कि समझाने का। वसीम साहब आपसे ज़रा आज गुफ्तगू थोड़ी हम कर सके, क्योंकि मदर साहब की गुफ्तगू इतनी खूबसूरत थी कि हम महव हो गए उसमें। अच्छा, इसमें अब विहाड़ी रोड के बारे में बताइएगा कि बड़ा वो डस्ट फ्री बनाया जा रहा था, लेकिन विहाड़ी चौक के मसाइल अपनी जगह पर मौजूद हैं। बिल्कुल लास्ट 30 सेकंड्स में अगर आप ब्रीफली इसको बताना चाहें तो कंक्लूड कीजिएगा मामले को सारा। देखिए ये काफ़ी अर्से से एक देरीना मुतालबा था, इसको हम पुराने वक्तों में अगर याद करें तो इसको दिल्ली रोड भी कहा जाता था। तो एक ख़ास अरसे से इसके ऊपर काम चल रहा था। तो अब ये बड़ी खुशी की बात है कि इसको डस्ट फ्री बनाया जा रहा है। इसके ऊपर जो है वो मरियम नवाज़ खुद जो है वो उसको सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रही हैं। ये तकरीबन कोई 20 to 30 ईयर्स से जो इशू है ये इस रोड का था। अगर ये हो जाता है तो आई फील इससे काफ़ी हद तक जो है वो ट्रांसपोर्ट में भी बेहतरी आएगी। वसीम शहजाद साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। आप ट्रांसपोर्टर हजरात की बीट कवर करते हैं और उनके जो मसाइल हैं उनके ऊपर गुफ्तगू की, और जहाँ पर हुकूमत सही काम करी है उसके ऊपर भी आपने हुकूमत की तारीफ की। ख्वाजा मज़हर सिद्दीकी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बड़े आसान अल्फाज में और आम फहम अल्फाज में आपने समझाने की कोशिश की कि जॉइंट फैमिली सिस्टम के क्या मसाइल हैं और इसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है और क्यों हमारे माशरे के लिए ये अहम साबित हो सकता है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम का पहला हिस्सा आपको पसंद आया होगा। ब्रेक के बाद हमारे साथ कुछ नए मेहमान होंगे, एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। सो वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे को हम कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई ऐसा इस्लामिक टॉपिक लाया जाए आपके लिए जो आम लोगों के जहनों में जिस तरह के सवालात होते हैं उसको हल करने का हम हल करने में कामयाब हों। नाज़रीन, आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है, हमने हलाल और हराम पे फ़र्क जानने की कोशिश करनी है। और आजकल की बात की जाती है ना, बड़ा मुश्किल हो गया है कि हलाल क्या है, हराम क्या है, और अगर आप थोड़ी बहुत झूठ नहीं बोलेंगे तो कारोबार किस तरह कर सकते हैं, किसी को धोखा नहीं देंगे तो हम मुनाफा किस तरह कमा सकते हैं। तो इस तरह के बड़े मसाइल पैदा हो गए हैं। तो इन मसाइल में अब हमने जीना भी है और हलाल और हराम में फ़र्क करना है। तो इस हवाले से तफसीलन गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा साहिबजादा ज़ीशान मासूमी साहब, जो कि एक बड़े मारूफ इस्लामिक स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब कैसे हैं आप? जी, अल्लाह की बेपनाह करम नवाजियाँ हैं और उसके हबीब करीम के सदक़े में सब खैर वफ़ियत है। सर जनाब, जुम्मे का दिन है, हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपने ज़िक्र कर दिया है। दुरूद पाक से ही आगाज़ करते हैं। मैं चाहूँगा दुरूद पाक की अहमियत पे भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा, और ख़ास तौर पर जुम्मे के दिन अगर दुरूद पाक पढ़ा जाए तो उसकी क्या अहमियत है? कायनात की वसअतों में वो अमल, वो वाहिद अमल जो खालिक कायनात की सिफ़त भी है और फ़रिश्तों की सुन्नत भी है और अहले ईमान के लिए मेराज बंदगी भी है, वो रहमत दो आलम पैगम्बर आज़म नूर मुजस्सम हादी कायनात फ़ख्र मौजूदात बाइस वजह तख्लीक़ कायनात मेरे और आपके आका व मौला जनाब अहमद मुजतबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर दरूद व सलाम के गजरे और नजराने पेश करना है। देखिए, सारी इबादत अल्लाह के लिए हैं, वो लाई की इबादत है, वो परवरदिगार आलम है, मुस्तान हकीकी है। सब मखलूक अगर सर बसजूद होती है, अपनी जबीं और पेशानी को जिस बारगाह
न्याज में नाज में झुकाना चाहती है वो रब करीम की बारगाह है। और दरूद का पाक वो वाहिद इबादत है जो खल्लाक़ दो आलम खुद करता है। अल्लाह और उसके फ़रिश्ते और ईमान वाले, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा का ये अज़ीम कुरान मजीद में फ़ुरक़ान हमीद में रब्बे कायनात ख़ुद अल्लाह ने ईमान वालों को, फ़रिश्तों को, और वो ख़ुद शामिल है। सब इबादतें इंसान करते हैं, फ़रिश्ते करते हैं, ये वो वाहिद इबादत है जिसमें अल्लाह ताला ख़ुद अपने हबीब करीम पर दरूद सलाम पढ़ रहा है। तो दरूद सलाम मोमिन की बंदगी की, इश्क़ मुस्तफ़ा की मिराज है और अल्लाह के कुर्ब पाने का वो ज़रिया है जिससे रब का कुर्ब बंदे को बहुत जल्द मिलता है। और जुमा का दिन आज तो वैसे भी दरूद पाक की कसरत का दिन है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बाबरकात पर जुमा के दिन कसरत से दरूद पाक पढ़ने का हुक्म दिया गया है। और देखिए कि अल्लाह के नबी करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनकी ये शान है कि रब फरमाता है वरफ़ाना लका ज़िक्रक, मैंने आपका ज़िक्र आपके लिए सबसे बुलंद कर दिया। अब मखलूक सारी मिल जाए तो वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र क्या बुलंद कर सकती है जिसका बनाने वाला मालिक उसका ज़िक्र बुलंद कर रहा है। और वो अपने लारैब किताब में, अबदी किताब में, आफाकी और आलमगीर पैगाम जो कुरान मेरे मुस्तफ़ा का मौजज़ा है तो उसमें फरमा रहा है। तो देखिए वो ज़िक्र कैसा ज़िक्र होगा। तो सारी इबादतें एक तरफ हो जाएं और आपका मोहब्बत और इश्क से पड़ा हुआ दरूद पाक एक तरफ हो जाए तो यकीन रखिए कि वो दरूद पाक उसका पलड़ा भारी है। बल्कि महशर के दिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक पोटली होगी। तो आप जब तराजू पर, मैज़ान पर अमल तोले जाएंगे तो उस पोटली को निकालेंगे। अब नेकियों का पलड़ा भारी नहीं है, बुराइयों का भारी है। तो जब देखेंगे सरकार के बुराइयां ज़्यादा हैं, वज़न ज़्यादा हैं, गुनाह ज़्यादा किए हैं और नेकियां कम हैं, तो रहमत आलम एक पोटली खोलेंगे, उसमें से कुछ निकाल के उस पलड़े में रख देंगे तो वो नेकियों वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। वाह सुभान अल्लाह। तो पूछा गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या चीज़ थी? तो कहा गया ये वो आंसू था जो मेरा उम्मती अल्लाह के खौफ से और मुझ पर दरूद पाक पढ़ते हुए मोहब्बत से जिसकी आँख से निकला था, उस एक आंसू का वज़न जो इश्क़ मुस्तफ़ा में निकला और खौफ खुदा में निकला, वो आपकी गुनाहों की तरफ वाले पलड़े को घटा देगा और नेकियां बढ़ा देगा। अच्छा जनाब, मैं इसमें चाहूँगा, जैसे आप कह रहे हैं कि दरूद पाक की बहुत ज़्यादा अहमियत है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे हमने दरूद पेश करते रहना चाहिए हमें। लेकिन इसमें ज़रा मैं चाहूँगा आम नाज़रीन के लिए ये रोशनी डालिए कि सिर्फ मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि हम अपने ज़बान से कलमात अदा करते रहें, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए असवा हुस्ना है और उनकी ज़िंदगी को मिनवन फॉलो करने की हमने कोशिश करनी है। बिल्कुल, रहमत दो आलम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का हर अमल हमारे लिए राह हिदायत है। बल्कि बात ख़त्म कर दी मालिक कायनात ने, मन युतीउर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। जिसने मेरे हबीब की पैरवी की, जिसने मेरे हबीब का रास्ता इख्तियार किया, जो मेरे हबीब की बातों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करता है, उसने मेरी ही तो बात मानी। मन युतीउर रसूल, जिसने पैरवी की रसूलुल्लाह की, फ़क़द अता अल्लाह, वो अल्लाह की ही पैरवी है। वो अल्लाह से जुदा नहीं है मगर वो खुदा नहीं है। वो खुदा नहीं है मगर खुदा से जुदा नहीं है। तो रसूल करीम रहमतुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया है, क्या पैगाम
अल्लाह को तो देखिए सारे मानते हैं, किसी न किसी मज़हब में किसी न किसी सूरत में मानते हैं। रसूलुल्लाह की रिसालत पर ईमान लाना ही मुसलमानियत है और ईमान का हिस्सा है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पैगाम जो पहुंचाया दुनिया में आकर, वो अल्लाह की वहदानियत का है। आपने ये कहा कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगो अल्लाह वादहु ला शरीक है, अल्लाह का कोई शरीक नहीं। अल्लाह ताला सिफात में ज़ात में यकता है, वाहिद नहीं है, उसका सीगा सानी है। अल्लाह यकता है, लम यलिद वलम यूलद है, ना उसको किसी ने जना ना उसने किसी को जना। वो मालिक दो आलम खल्लाक कायनात है। तो रब्बे करीम की वहदानियत का पैगाम मुस्तफ़ा करीम लेके आए, तभी लोगों ने पत्थर मारे ताइफ में, आप पर जुल्म और सितम की इंतहा की। इस बात पर की हुजूर को तो वो मानते थे। आपने फरमाया था कि मेरा बचपन, मेरा लड़कपन, मेरी जवानी आप लोगों में गुजरी, बताओ मैंने कभी झूठ बोला है, बताओ मैंने किसी के साथ बद इखलाकी की, बताओ मैंने किसी के साथ किसी की अमानत में खयानत की। सादिक और अमीन हुजूर को तो वो उस टाइम भी सादिक और अमीन मानते थे, बल्कि मानते क्या थे, अपनी अमानतें रहमत आलम के पास रखवाते थे। दौरे जाहलियत में भी जब आपने ऐलान नबूवत नहीं किया था ना, तब भी वो मानते थे ये सच्चा है, ये सच बोलता है, ये मेहमान नवाज है, और ये अल्लाह का हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कभी इसने खयानत नहीं की। तो यही वजह थी, आपने फरमाया तुम मुझे मानते हो, तो कहाँ मानते हैं। तो फिर आपने फरमाया मैं ही कहता हूँ कि अल्लाह वाहदहु ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं, वो ला शरीक है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पैगाम ही अल्लाह के करीब करने का दिया। हम खुदा के कभी काइल ही न थे, तुझको देखा तो खुदा याद आया। कहते थे सहाबा, हर नबी को तबलीग हुई ना जी, तो वो हर एक उम्मती, नबियों के उम्मतियों ने कहा अल्लाह दिखाएं कैसा है। मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मतियों ने कहा मेरे मुस्तफ़ा को जिसने देखा है उसने फिर ये नहीं कहा खुदा को दिखाएं। हम खुदा के कभी काइल ही न थे, आका तुझको देखा तो खुदा याद आया। जिसने मुस्तफ़ा को देखा, मन रानी फ़कद राल हक, उसने मुस्तफ़ा को ही देखा बल्कि उसने हक को ही देखा है। हक को ही देखा। नाजरीन, आज जुम्मे के दिन अल्लाह ताला की इबादत करें, अल्लाह ताला से कसरत से दुआ करें, और इसी के साथ साथ हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी दुरूद पाक पढ़ें। इसी के साथ जैसे अल्लामा साहब बता रहे हैं कि हमने उनकी ज़िंदगी पर सिर्फ ज़बान से कलमात अदा नहीं करने, बल्कि बिनोअन उनकी ज़िंदगी पर अमल करना है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी हमारे लिए असवा हसना है और उसी में हमारी अपनी भलाई है। जनाब, अब अपने मौजू की तरफ चलते हैं। जी जी, आगे आपकी बात से याद आ गई कि दुआओं की कबूलियत की कुंजी दरूद और सलाम है। वाह, सुभान अल्लाह। हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं कि दुआ आसमान और ज़मीन में मौलिक रहती है, कब तक, जब तक रहमत दो आलम पर दरूद ना भेजा जाए। तो अगर अपनी दुआओं को कबूल करवाना चाहते हो, और आज हम भटके हुए लोग पुरफितन दौर में, नफ्सा नफसी के आलम में, ये उम्मत पूरी परेशान है, बेहाल है, वो जी हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। अगला टॉपिक उस पर भी आऊँगा। तो क्या वजह है, हम रहमत दो आलम पर दरूद पढ़ते हैं मगर रिज़्क़ के हलाल नहीं खा रहे होते। दरूद भी पढ़ें, दुआओं को मकबूल और कबूलियत का दर्जा देने के लिए और अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी के लिए। तो और अगला मरहला जो आप कह रहे हैं टॉपिक, जनाब अगले मरहले पर चलते हैं, क्योंकि इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाजरीन, अगर हमारी बात को कंक्लूड करें तो मैंने जिस तरह बात की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें, कसरत से भेजें, लेकिन उनकी ज़िंदगी पर अमल भी करें और हलाल रिस्क की तरफ जाएं। और ये हलाल रिस्क क्या है, हराम रिस्क क्या है, किस तरह कमाना है, दीन में इनकी क्या अहमियत है, इस हवाले से तफसील गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हमने तफसीलन दुरूद पाक की अहमियत पे गुफ्तगू की। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा प्रोग्राम का पिछला हिस्सा। नाजरीन, अब हमने हलाल और हराम पे तफसीलन गुफ्तगू करनी है। हलाल और हराम में इस्लाम में क्या अहमियत है, किस तरह इन दोनों में तफरीक की जाती है, और अगर कोई शख्स हराम कमाई अपनी हलाल कमाई में दाखिल कर देता है तो उसका फिर गुनाह क्या है, और फिर उसके असरात हमारे माशरे पर क्या पड़ते हैं। तो तफसीलन सवाल से गुफ्तगू करेंगे। मौजू पे जाने से पहले हमारे जो रिपोर्टर हैं वो इस वक्त वेदर की जो सूरत हाल है उसको आगाह करने के लिए तैयार हैं। जी, हमारे साथ मौजूद हैं गौहर रहमान जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं रोही टीवी के। गौहर, क्या सूरत हाल है जी वेदर की? जी बिल्कुल, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में सर्दी की शिद्दत जो है वो बरकरार है, बल्कि उसमें इजाफा ही हुआ है। और साथ ही गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान जो धुंध के बादल छाए हुए थे वो इस वक्त छट चुके हैं, जिसके बाद मोटरवेज़ को खोल दिया गया है। मुल्तान के मोटरवे सेक्शन M4 के हवाले से बात की जाए तो M4 इस वक्त ट्रैफिक के लिए खुला है। M5 जो है वो भी ट्रैफिक के लिए खुला है, जो मुल्तान से सखर के लिए है। जो मुल्तान सेक्शंस हैं वो मुकम्मल तौर पर फ़ाल दिखाई देते हैं और गाड़ियाँ जो है वो मोटरवे पर सफ़र करते हुए दिखाई दे रही हैं। साथ ही जो सर्दी की शिद्दत है उसमें इजाफा हो गया है। मुल्तान का आज कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा दर्जा हरारत मुल्तान का 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इस वक्त यख बस्ता हवाएं चल रही हैं, ठंडी हवा है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और मेरे हाथ जो है वो भी इस वक्त शल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 4 से 5 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से मुल्तान में यख बस्ता हवाएं चलती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे में महकमा मौसमियात की जानिब से यही पोजीशन गोई की गई है कि सर्दी की शिद्दत जो है 1 हफ्ते के दौरान इसी तरीके से बरकरार रहेगी। और सर्दी की शिद्दत बढ़ने के साथ ही उसके नताइज ये निकल रहे हैं कि बड़ी तादाद में जो लोग हैं मौसमी जो सीजनल बीमारी हैं उनका शिकार हुए, नज़ला ज़ुकाम के जो मरीज़ हैं उनकी तादाद में इजाफा हो गया है। और ख़ास तौर पर जो नौमौलूद बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, वो इस सर्दी की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, और बड़ी तादाद में जो बच्चे हैं वो मुल्तान के चिल्ड्रन हस्पताल में नमूनिया का शिकार होकर पहुंच रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर्स का ये कहना है कि बच्चों को बचाया जाए, गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकाला जाए। सर्दी की शिद्दत से बचाने के लिए गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करें, तब ही इस सर्दी की शिद्दत से बचा जा सकता है। और आज के हवाले से महकमा मौसमियात के जानिब से ये प्रेडिक्शन की गई है कि ये सर्दी की शिद्दत इसी तरीके से बरकरार रहेगी। सूरज के निकलने के चांसेस आज बहुत कम हैं, क्योंकि बादल छाए हुए हैं, और ये जो 4 से 5 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से हवा चल रही है ये इसी तरीके से चलती रहेगी। शहरी गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से परहेज़ करें, और जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो ग्लव्स का इस्तेमाल करें, हेलमेट का इस्तेमाल करें, तभी सर्दी की शिद्दत से बचा जा सकता है। जी, बहुत शुक्रिया गौहर, आपने तफसीलन आगाह किया कि इस वक्त वेदर की क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, जिस तरह गौहर बता रहे थे कि आने वाले दिनों में मज़ीद सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा, और हम सिर्फ इसका मुकाबला गर्म मलबूसात के साथ कर सकते हैं, और जो एहतियाती तदाबीर हमें बताई जा रही हैं डॉक्टर्स की तरफ से और हुकूमत की तरफ से, उस पर अमल करके हम अपनी सेहत का भी ख्याल रख सकते हैं और अपने बच्चों की सेहत का भी ख्याल रख सकते हैं। नाज़रीन, इस वक्त अहमर ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें मार्केट के रेट से आगाह करेंगे। जी अहमर, क्या सूरत हाल है मार्केट्स की? जी बिल्कुल, मुल्तान में सब्जियों और फलों की कीमतों के हवाले से बात करें तो सब्जियां और फल आम शहरी की पहुंच से जो हैं वो दूर हैं। इसी हवाले से बात करें, आज सबसे ज़्यादा मार्केट में सब्जियों में जो है वो अदरक और लहसन की कीमत जो है वो ज़्यादातर बताई जा रही है। अदरक और लहसन की कीमत के हवाले से बात करें तो लहसन जो है मार्केट में 470, अदरक जो है वो भी 450 रुपये फ़ी किलो, जबकि मंडी में अदरक और लहसन जो है वो 400 रुपये फ़ी किलो जो है फ़रोख्त हो रहे हैं। और इसके साथ साथ मार्केट में आलू और प्याज की कीमत के हवाले से बात करें तो आलू जो है वो 60 रुपये, प्याज जो है वो 50 रुपये फ़ी किलो, जबकि मंडी में प्याज 30 और आलू जो है मंडी में 30 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ शहर में मटर 90 और मूंगरे जो है वो भी 90 रुपये फ़ी किलो, जबकि मंडी में दोनों की कीमत जो है वो 70 रुपये फ़ी किलो जो है फ़रोख्त की जा रही है। इसके साथ साथ बैगन 60, शलजम जो है वो 55 रुपये, जबकि मंडी में शलजम 35 रुपये और बैंगन जो है वो 40 रुपये किलो जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। और साथ साथ मार्केट में गोभी जो है वो 30 और शिमला मिर्च 150 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है, जबकि मंडी में कीमत के हवाले से बात करें तो मंडी में गोभी 20 और शिमला मिर्च 80 रुपये फ़ी किलो जो है वो फ़रोख्त हो रही है। ज़मीन आसमान का रेट का जो है वो मंडी और आम मार्केट में फ़र्क जो है वो काफ़ी दिखाई दे रहा है। जबकि लीमू की कीमत आम मार्केट में 160, गाजर 50 रुपये फ़ी किलो, जबकि मंडी में लीमू 80 और गाजर जो है वो 40 रुपये फ़ी किलो जो है फ़रोख्त हो रही है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें फलों की कीमतों के हवाले से, फल जो है वो सरकारी नर्क में अमरूद 100 और अनार 535 रुपये, पपीता 250 रुपये कीमत मुकर्रर है, जबकि मार्केट में अमरूद देसी जो है 150 और अनार जो है वो
600 रुपये और पपीता जो है वो 350 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है, जबकि मार्केट में माल्टे 140, फ्रूटर 120 किलो और केले जो हैं वो 100 से 120 रुपये फ़ी दर्जन जो है वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। जबकि बात करें सरकारी नरकों में सेब की कीमत के वाले से तो 172 और काला किलो सेब जो है वो 350 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है, जबकि मुल्तान शहर की मार्केट में तमाम जो वैरायटी के सेब हैं, इकसाम के सेब हैं, वो 300 से 400 रुपये फ़ी किलो जहाँ फ़रोख्त किए जा रहे हैं। जब हमने शहरियों से बात की तो शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर सब्जियों और फलों की कीमतों में जो है वो खासी तौर पर कमी लाई जाए ताकि गरीब शहरी जो हैं वो सब्जियों और फल ख़रीद सकें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अहमर, आपने तफसीलन आगाह किया कि इस वक्त क्या सूरत हाल है मार्केट की। नाज़रीन, जिस तरह अहमर बता रहे थे कि ये जो गैप है एक्चुअल मार्केट के रेट्स में और वो जो हमें ऑफिशियल एक रेट लिस्ट दी जाती है उसमें उसको ब्रिज करने की ज़रूरत है ताकि एक्चुअल रेट्स पे आवाम को चीज़ें मिलना शुरू हो जाएं, सस्ते दामों पर मिलना शुरू हो जाए और आवाम के मुश्किलात में थोड़ी कमी हो। नाज़रीन, अब अपने मौजू की तरफ चलते हैं। हलाल और हराम में क्या फ़र्क है और ये फ़र्क करना क्यों ज़रूरी है, इस्लामी नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। जी अलामा साहब बताइएगा कि पहले तो डिफ़ाइन करें हलाल और हराम की बुनियादी डेफिनेशन क्या है इस्लाम के हवाले से। बहुत अच्छा टॉपिक है। फ़ी ज़माना जिसकी कदर कीमत और अहमियत बहुत बढ़ गई है। इस्लाम में हलाल और हराम का तसव्वुर महज दस्तरखान की हदूद या खाने पीने की चंद अशिया तक महदूद नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा हमगीर ज़ाब्ता है जो इंसान की पैदाइश से लेकर वफ़ात तक और इनफरादी कोशिशों से लेकर बैनुल अक़वामी मामलात तक मुहीत है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में हलाल व हराम दरअसल खालिक की मंशा का नाम है। हर वो काम, हर वो रवैया, हर वो ज़रूरत जिसको अल्लाह और उसके रसूल रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया है और जिसके करने का हुक्म दिया है वो हलाल और तैयब है। हर वो अमल या हद जिससे रुक जाने का हुक्म दिया गया है वो हराम और खबीस है। माज खाना पीना हलाल व हराम यहाँ तक कंसेप्ट नहीं इस्लाम का, आलमगीर पैगाम देता है, चूँकि इस्लाम हमें हर पहलू पे हमारी रहनुमाई फरमाने वाला मज़हब है। देखिए, ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में देख लें, मुआशी शोबे में देख लें, यहाँ हलाल व हराम का तसव्वुर सिर्फ़ नफ़ा पर नहीं बल्कि ज़राए पर है। तिजारत, मेहनत और शराकत दारी हलाल है, जबकि सूद, जुआ, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, रिश्वत और नाप तोल में कमी ये वो हदूदें हैं जिनको क्रॉस करना हराम है। ठीक। मुआशरत और रिश्तों में देख लें, वालदैन की खिदमत, सिला रहमी, निकाह के ज़रिए कायम होने वाले ताल्लुकात हलाल और बाइस अजर हैं। इसके बरक्स कता रहमी, बदकारी और नामहरम से मेल जोल और हकूकुल इबाद की पामाली ये वो सुर्ख लकीरें हैं जिनसे रुकना फ़र्ज़ है। इसी तरह देख लें सियासत और इक़्तिदार में अदल व इंसाफ, मुशावरत, अमानतदारी हलाल सियासत की रूह हैं, जबकि जुल्म, अकरवा परवरी, झूठे वादे, ख़यानत वो अफ़ाल हैं जो इक़्तिदार को हराम बना देते हैं। फिर गुफ्तगू और ज़बान के इस्तेमाल में देख लें, वो ज़बान जो अल्लाह का ज़िक्र करती है, सच बोलती है, नरम और हलाल गुफ्तगू, इस्लाह मुआशरा की बातें करती है, वो हलाल है, बोलना भी हलाल है। जबकि गीबत, बोहतान, फाहश गोई और बद ज़बानी, बद कलामी, झूठ ये सब हराम है। इसी तरीके से आजिज़ी और इनकिसारी, तवक्कुल, शुक्र ये हलाल हैं कैफियत। तकब्बर, हसद, कीना, बुग़्ज़ ये वो बातनी काम हैं
जो हराम है। जनाब, जैसे हलाल और हराम की आप बुनियादी तौर पर डेफिनेशन हमें पेश कर रहे हैं, इसमें हमारा अंदर का जो ज़मीर है उसको पता होता है कि क्या चीज़ हलाल है और क्या चीज़ हराम है, लेकिन फिर भी आजकल हमारा मुआशरा जिस तरफ जा रहा है, हम वो तमीज़, वो जो फ़र्क है उसको ख़त्म करते जा रहे हैं। हम हराम काम कर देते हैं और उसके बाद फिर हमें उस पर एक जो वो ज़मीर की आवाज़ है वो भी नहीं उठती, और आजकल तो फ़र्क भी ख़त्म होता जा रहा है ना, हमें पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा हलाल है और कौन सा हराम है। दरअसल लुक़्मा हराम जब अंदर जाएगा आपकी वो हिस्स खत्म हो जाएगी जो आपका, जिसको हम ज़मीर का नाम देते हैं। इंसान के अंदर ही खुद एहतसाबी के लिए अल्लाह ने एक निज़ाम रखा है, वो अपने किए का रिज़ल्ट खुद देखता है। मैंने अगर कोई अच्छा काम किया है तो मेरा ज़मीर कहता है तू परेशान ना हो, घबरा ना, ये अल्लाह और उसके रसूल का पसंदीदा काम है, तूने जो सच बात की है इसकी टेंशन ना ले, इसका कोई गुनाह नहीं किया तूने, हक बात की है और इसका अजर अल्लाह और उसका रसूल देगा। इसके बरक्स मैं बदखोई करता हूँ, मैं गीबत करता हूँ, मैं चुगली करता हूँ, मैं किसी की दिल आज़ारी करता हूँ, तो मेरा दिल, हदीस पाक में आया है, बड़ी प्यारी बात आ गई कि जब बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक निशान काला अल्लाह की तरफ से डाल दिया जाता है। वो गुनाह करके फिर वापस लौटता है, सोचता है कि यार गलती हो गई, शर्मिंदा होता है। जनाब, वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हदीस है जिससे हम अपने दिलों को किस तरह कर सकते हैं उसका बुनियादी नुस्खा पेश किया जा रहा है। इस पर तफसीलन गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले अलामा साहब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हदीस हमारे साथ शेयर कर रहे थे। मैं चाहूँगा वहीं से सर आप कंटिन्यू करें और बड़ा आगाज़ से बताइएगा कि किस तरह हम अपने दिलों को साफ़ कर सकते हैं। जी जी, जब बंदा बुराई करता है तो हदीस में आया है उसके दिल पर एक निशान लगा दिया जाता है, फिर वो उस पर पशेमान होता है, शर्मिंदा होता है खुद से ही कि यार मैं ये गलत काम कर गया हूँ, मुझे माफ़ी तलब करनी चाहिए। लेकिन जब वो बार बार बुराई करता है फिर वो निशान बनते बनते बढ़ते बढ़ते बढ़ते, मैं खुलासा पेश कर रहा हूँ, उसका दिल ही काला हो जाता है, स्याह हो जाता है। जब दिल स्याह हो गया तो फिर बुराई को बुराई समझना ही छोड़ देता है। फिर वो जितने बुरे काम करता है उनको बुरा ही नहीं समझता, क्योंकि वो हिस्स खत्म हो गई। वो किस वजह से हुई? एक तो लुक़मा हराम गया, 40 दिन की इबादत, कितने दिन की? 40 दिन की 40 दिन की इबादत, नेकियां, आमाल स्वाले, एक लुक़मा हराम का खा लिया अगर, तो वो शर्फ़ कबूलियत तक नहीं पहुंचती। अच्छा, बारगाहे इलाही में वो रद्द हो जाती है। इतना संगीन जुर्म, इतना बड़ा जुर्म। अब अलमिया ये है कि 40 दिन तो हम इबादत ही नहीं करते। कोई खुशकिस्मत लोग वो जो 40 दिन नमाजें पढ़ें, अल्लाह का जिक्र करें, याद करें, और वो फिर इतनी मामूली सी गलती करके वो उसको ज़ाया कर दें। आजकल तो ये दौर आ गया है कि हम अल्लाह की याद से ही दूर हो गए। अल्लाह की याद से ही दूर हो गए। अच्छा जनाब, वो जो आपने काले सयाह दिल की बात की है उसमें, और जो कुरान पाक में आता है कि ए हजूर इनको छोड़ दीजिए, कि इनके दिलों पर मोहर लगा दी गई है, उनमें और इनमें क्या फ़र्क है? इस काले सयाह को क्या दिल को सही भी किया जा सकता है? इस पर तफसीलन बात करते हैं, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनका सवाल ले लें। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, तमाम आज़म मेरी तरफ से मोहतरम जनाब ज़ीशान साहब को, हमारे स्कॉलर हैं, उनको, अलामा साहब को मेरी तरफ से सलाम और बहुत सी दुआएं। और मैं भी दुआओं का तलबगार हूँ कि मुझे भी दुआओं में याद रखें। और आज बाबरकत दिन है जुमा का, बहुत अच्छे टॉपिक की तरफ आपके चैनल ने निशानदेही की, और ये रोजमर्रा जिंदगी का और हमारे मुसलमानों का अलबिया है
कि हम समझते हुए भी वो काम कर जाते हैं जो अल्लाह ताला ने हमें मना किया है। और ये एक मैं बात कहूंगा, एक वर्ड है कि करप्शन एंड एडिक्शन गो हैंड टू हैंड। तो जो सोसाइटी में वो जो चीज आ चुकी है, हम देखा देखी उसके आदी हो चुके हैं। हम किसी को स्मोकिंग करते हुए देखेंगे तो वो आपको कायल करेगा कि आप भी स्मोकिंग करो। तो वो भी इस तरह एक मिसाल है, तादाद बढ़ती जाएगी। जिस तरह बहुत से ऑफिस में आप जाते हो, जरी लैंड की तरफ जाते हो, हम बेसिकली एग्रीकल्चर फैमिली से हैं, तो आपका कोई काम बगैर रिश्वत के नहीं होता। तो रिश्वत भी हराम की कमाई, अगर आप नहीं देते तो आपका काम नहीं होता। अगर आप रिश्वत देते हो और काम कराते हो, इस सिलसिले में अलामा साहब से ये मेरा सवाल होगा कि वो मजबूर है कि वो ना दे तो उसका काम नहीं होता, वो लटक रहे होते हैं, धक्के खा रहे होते हैं, कोर्ट कचहरी के खा रहे होते हैं। तो क्या जो बहुत मजबूर है उसका काम नहीं होता, वो नहीं चाहता, अगर वो देता है और वो काम मजबूरी की वजह से कराता है, तो उसके रिस्क में वो क्या रिस्क हराम होगा? और अगर वो उससे तौबा ताइब भी हो जाए, और ये सोसाइटी है इसको कैसे रोका जाएगा? वो कहते हैं जी ये तो जी हमारी मिठाई है, आप हमें मिठाई दे दें। किसी भी माशरे में चले जाएं, किसी फील्ड में चले जाएं, ये रिश्वत का दौर है इस मुल्क में, बहुत जी। टॉप पे जा रहा है। अब्दुल शकूर साहब, मैं मौलाना आपका साहब क्या सवाल फरमाएंगे समझ इस गया, सिलसिले में? बहुत ही कैसे इंपॉर्टेंट बचा क्वेश्चन जाए? आपने किया, इसका जवाब ले लेते हैं और डे टू डे लाइफ में हमें इसका सामना भी करना पड़ता है। अल्लामा साहब बताइएगा, वो बुनियादी तौर पर ये जानना चाह रहे हैं कि अगर कोई उनका काम है जो फंस चुका है, जो नहीं हो रहा, और अब हमारे यहाँ तो फाइलों को पहिए लगाने की भी ज़रूरत होती है ना, तो उसकी वो कह रहे हैं अगर किया जाए मजबूरन, उनको पता है, दिल में उसको बुरा जानते हुए कर रहे हैं, लेकिन फिर भी करना पड़ रहा है, उनका काम नहीं हो रहा, तो क्या वो ठीक है? उसकी थोड़ी सी इजाज़त है? राशि वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, बुनियादी असूल। रहमत दो आलम नूर मुजस्सम पैगंबर आज़म आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। बदकिस्मती से ये मुआशरा हमारा जिसमें हम मौजूद हैं, उस कुएं में, गहरे काले कुएं में जा चुका है जहां से वापसी नामुमकिन हो रही है। निज़ाम ऐसा बन गया है कि इन चीज़ों के बगैर गुजारा नहीं है। वो सच कह रहे हैं, लेकिन जितना भी अंधेरा हो, रोशनी आखिर में ज़रूर नजर आती है। हमें रोशनी की तरफ जाना चाहिए। हम रोशनी के आपके प्याम बर के मानने वाले हैं। ये तो अपने हैं जिनके बनाए हुए निज़ामों से हम धंस गए। रहमत दो आलम ने तो उस टाइम भी रोशनी का पैगाम दिया उन लोगों में जो जाहिल थे, जो अरब, जो वहदहुल्ला शरीक को मानते ही नहीं थे, जो जितनी बुराइयां मैं गिनवा लूं अरब मुआशरे में वो कम हैं। बेटियों को जिंदा दरगोर कर देना, उन लोगों में, उन सख्त दिल लोगों में आपने मोहब्बतों का पैगाम पहुंचाया और दीन का उजाला सारी कायनात में हुआ। बदकिस्मती से मैं फिर कहूँगा कि हमारे जितने भी महकमे हों, आजकल तो सरकारी क्या, हर बंदा ही अपने जिस सीट अपना पर उल्लू बैठा सीधा है, कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, वो दाव के चक्कर में है। तो वो फिरौन, हम्मान और शद्दाद की पैरवी कर रहा है। वो सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी और मौला कायनात का मानने वाला नहीं है। वो रहमत दो आलम का कलमा तो पढ़ रहा है, मुसलमान तो कहलवाता है, लेकिन रहमत आलम की बताई हुई तालीमात को फरामोश कर गया है। अमली मुजाहिरा नहीं कर रहा, नहीं कर रहा ना। हम अपने मफादात का बात तो करते हैं, दीन भी अपने मफादात के जवाबात भी ले लेते हैं, लेकिन जो हुक्म अल्लाह और उसके रसूल ने दिया अब साफ है, रिश्वत देने वाला और लेने वाला जहन्नमी है। भाई हम इस हद को क्रॉस नहीं कर सकते। यही तो हराम और हलाल है ना। हराम हराम ही रहेगा, हराम हराम ही रहेगा, हलाल नहीं होगा। वो मिठाई के सेंस में दें, वो मजबूर होकर दें, वो अपना सिस्टम, यहाँ पर बेसिकली सिस्टम ही ख़त्म है, उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि मजबूरी के तहत कहा जाता है कि दीन के कुछ असूल थोड़े से लीनियंट होते जाते हैं, क्या ये असूल यहाँ पर भी फिट होगा या नहीं? हम बिल्कुल भी इस चीज़ पर अमल नहीं कर सकते, हम नहीं दे सकते रिश्वत? वाज़ेह हदीस आ गई, ठीक है,
जहन्नमी है। जहन्नमी है। एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनका भी हम सवाल ले लें। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शरियार अहमद है। वालेकुम अस्सलाम शरियार साहब। जी मैं बेसिकली नारवल सिटी से इस्लाम लाहौर में हूँ, काम करता हूँ जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी पिछली जिंदगी में कुछ अर्सा पहले मेरी शादी हुई थी। ठीक है। तो शादी के हवाले से तो मुश्किलात हो गए थे। ठीक है। नजायज ये हुआ कि मेरी जो डिवोर्स हो गई थी, तो उन्होंने होने के बावजूद, उन्होंने गलत फैसला करने के बावजूद 15 लाख रुपए का मेरे ऊपर दहेज का झूठा केस कर दिया। उसके बावजूद भी हमने बर्दाश्त किया। तो अब जो भी है, आगे रिश्ता नहीं हो रहा, रिश्ता होने नहीं जा रहा। अभी जो भी आता देखकर चला जाता है जी, कोई जवाबात नहीं, कोई जवाबात नहीं। इसमें अलामा साहब फरमा सकते, कोई रोशनी डाल सकते हैं? मेहरबानी उनकी होगी, निशान साहब की। अलामा साहब बहुत शुक्रिया, मेहरबानी अगर रोशनी डाल दे तो। अच्छा, इसमें जनाब बुनियादी तौर पे मैं समझना चाह रहा हूँ कि आपने अपने मसाइल बताए, तो आप सवाल क्या पूछना चाह रहे हैं इसमें अलामा साहब से? आपका बुनियादी सवाल क्या है? अलामा साहब से ये सवाल ये है कि अवाम आजकल की ये है कि दीनी के हिसाब से क्यों नहीं चलती। ठीक है, ठीक है जनाब। वो कह रहे हैं कि मेरे पे बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, उम्मीद करते हैं कि उनके मसाइल भी जल्द से जल्द हल होंगे, और अवाम जो है वो दीनी उस पर क्यों नहीं चल रही, क्यों एक दूसरे के हम लोग कह रहे हैं टांगे खींचे जा रहे हैं, झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं, वो जो हम हराम चीज़ों की बात कर रहे हैं। हज़रत पहले तो इनके सारे मसाइल का हल उसवे रहमतुल आलमीन की पैरवी में है। ठीक। और हम सब के मसाइल का। दूसरा, इनसे मेरी ये गुजारिश है कि पाबंदी नमाज करें, अल्लाह की बारगाह में झुकना शुरू करें और कसरत से दुरूद पाक पढ़ें। इनके सारे मसले हल हो जाएंगे। ठीक, मेरा ईमान कामिल है इंशाअल्लाह। तीसरा, पूरी की पूरी उम्मत महदूद चंद जिनको खुदा का खौफ है, जिनके दिलों में नफ्स नफ्सी में है, बिल्कुल, हमें वो माशरे ख़त्म हो जाते हैं जिन माशरों में अपने सिवा कोई नज़र ही ना आए। आज अगर आप नज़र दौड़ाएं, इवन के वो मोहब्बतों के पुरखुलूस रिश्ते, वो बेटा माँ को बड़ा ही पसंद है जो उनकी खिदमत ज़्यादा करता है, जो ज़्यादा अच्छा कमा रहा है। बिल्कुल। और वो निकम्मा है, उसको दिन में 10 दफ़ा गालियाँ दी जाती हैं। बिल्कुल। तो कुछ करता नहीं। ये एक मुखलिस बातें कर रहा हूँ मैं रिश्तों की। तो मौशरती पहलू से हर अंदाज में हम जब अल्लाह की याद से दूर हो गए, जब हमारे दिल से खौफ खुदा ही ख़त्म हो गया, जब हमारे दिल से खौफ खुदा ही ख़त्म हो गया, तो वहीं पर माशरे में बिगाड़ शुरू हो गया, वहीं पर माशरा बिगड़ना शुरू हो गया। इस पर तफसीलन भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन नाज़रीन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे हराम रिस्क के ऊपर और उसका क्या असर पड़ता है हमारी ज़िंदगियों पर। जैसे अल्लामा साहब ने बताया कि हम जब अल्लाह को याद करना भूल जाएंगे, हम अल्लाह का डर हमारे अंदर से निकलना शुरू हो जाएगा, तब भी हमारा माशरा बिगाड़ शुरू हो जाएगा, और इसका अमली मुज़ाहरा आजकल हमें नज़र आ रहा है। अब इसी के साथ साथ हम इन सारी चीज़ों को बेहतर किस तरह कर सकते हैं? हलाल रिस्क अगर हम कमाएंगे तो हमारा माशरा किस तरह वो दोबारा वो जो राह रास्त की हम बात करते हैं उस तरफ आना शुरू हो जाएगा मजमूई तौर पर। जी जनाब बताइएगा, हलाल रिस्क की फजीलत भी बताइएगा, इन सारी चीज़ों को अब ठीक किस तरह करना है, इस्लाम हमें क्या रास्ता दिखाता है? इंसानी ज़िंदगी में लुक़मा हलाल की अहमियत ऐसे ही है जैसे किसी इमारत के लिए इसकी बुनियाद। जब लुक़मा हलाल होता है तो इससे पैदा होने वाला खून ज़रा बड़ी अहमियत वाली बात है, और जिस्म के अज़ा में नेकी की तहरीक बेदार होती है। इस्लाम में हलाल और हराम का फ़ैसला सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के पास है इख्तियार। और एक सच्चे मुसलमान की निशानी भी यही है कि वो जो वाज़े चीज़ें हैं हलाल और हराम के मुताबिक बता दी गई हैं उन पर ज़िंदगी गुजारे। अब बंदगी का कमाल दुआ है।
और दुआ की कबूलियत का बराह रास्त ताल्लुक बड़े पते की बात बता रहा हूँ, दस्तरखान की पाकीज़गी से है। हुजूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स की मिसाल दी जो सफ़र की सोबतें उठाकर आसमान की तरफ हाथ फैलाता है, मगर उसकी दुआ इसलिए रद्द कर दी जाती है कि इसका लिबास और लुकमा हराम है। अच्छा। दर हकीकत लुकमा हलाल वो कुंजी है जो अल्लाह के ख़जानों को खोलती है, के ताले खोलती है, और जब हलाल और हराम की तमीज़ ख़त्म हो जाएगी तो हमारी दुआएं रद्द हो जाएंगी। जो आजकल हमारा हर किसी का अलमी है कि हमारी तो अल्लामा साहब दुआ ही नहीं कबूल होती, बहुत दुआ मांग रहे हैं। और लुकमा हलाल जिस वालिदैन ने, माँ बाप ने अपने बच्चों को खिलाया है, वो बच्चे फर्मा बरदार हैं, वो उनके चले जाने के बाद भी उसी रविश पे हैं और उनके लिए सदका जारिया हैं। कहते हैं ना, नेक औलाद सदका जारिया है। वो औलाद जिनके वालिदैन ने उनको हराम के लुकमा हराम खिलाने से बचा दिया, जिनकी घुट्टी में, जिनके खून में हलाल शामिल है, वो हराम से दूर हैं, तो वो उन वालिदैन के चले जाने के बाद भी बख्शिश व मग़फ़िरत का बाइस वही औलाद बनती है। ज़ाहिर है जो हलाल खाता है अल्लाह से डरता है, जो जिसके दिल में खौफ खुदा है, उसको पता है कि हराम का लुकमा खाया तो मेरी बातें भी रद्द हो जाएंगी और रब भी मुझसे नाराज़ हो जाएगा। तो आजकल ज़रूरत इस अमर की है कि हम रिज़्क़ के हलाल कमाएं, और बरकतें रिज़्क़ हलाल में हैं। कसरत न मांगो रब से, बरकत मांगो। आज कसरत है, सुभान अल्लाह, आज कसरत है, बरकत नहीं, बरकत उड़ गई है। वो क्या वजह है? हमारा रिज़्क़ जो हम कमाते हैं वो हमें पता ही नहीं है कि हलाल है या हराम है। नौकरी कर रहे हैं हम, 8 घंटे का टाइम है, 6 घंटे काम करते हैं, 2 घंटे इधर उधर पास करते हैं, इंतजार करते हैं कब खत्म हो जाए। नमाज का टाइम होता है तो हम लंबे सजदे करते हैं, हालांकि हुक्म है कि कम सजदा करें। अपने मालिक जिससे काम कर रहे हैं उसके कोई कॉन्फिडेंशियल मामलात हैं, राज हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं बाहर। इसी तरह मीडिया लगा लें, हम हक बात ही नहीं करते, और करें तो उसकी सज़ा बड़ी तल्ख है। तो हर मामले में, ज़िंदगी के माशरे में, हम एक मयार जो हमें दे दिया गया हलाल और हराम का, मैंने पहले इब्तिदा में यही कहा कि सिर्फ खाना पीना हलाल नहीं है, हर काम में हलाल और हराम है, ज़िंदगी के हर शोबे में है, हर मकाम पे हमने ये देखना है कि इस अमल से हमारा अल्लाह और उसका रसूल राज़ी है या नाराज़ है। अच्छा जनाब, इसमें बुनियादी फ़र्क करना ही कभी कभार बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपको पता होता है कि हमने हलाल रिस्क कमा रहा हूँ या हराम रिस्क कमा रहा हूँ, या कोई हलाल काम कर रहा हूँ या हराम काम कर रहा हूँ। हमने ज़मीर की बात तो की, लेकिन बसा औकात ऐसा होता है कि आपको नहीं पता चलता। तो इसमें कोई गुंजाइश है, अल्लाह ताला माफ़ तो कर देता है, कि उस वक्त हमें उस गुनाह की सज़ा मिलेगी? देखिए, जैसे हमारे मुल्क के कानून में भी है ना, इग्नोरेंस टू द लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, कोई माफ़ी नहीं है आपको, अगर नहीं मालूम था तो गुनाह तो होगा, सजा तो मिलेगी। दीन में कोई लीनियंसी है? खताकार है, इस्यां शियार है, नादान है, इंसान निस्यान से निकला है, बात किसी और टॉपिक पे चली जाएगी। भूल, खता, भूल तो आदम अलैहिस्सलाम से हुई, खता नहीं कहूँगा, नबी खता से महफूज हैं। नबी अनिल खता होते हैं, नबियों से खता नहीं होती, वो महफूज हैं। हम उनके औलाद हैं, हम खताकार हैं। तो खता जब हो गई, उसका मतलब ये है कि अब अपनी गलती को हम मान गए, तो फिर हम अपने रब से सच्ची तौबा कर लें, साथ जिसकी दिल आज़ारी की, जिससे ज़्यादती की, उसके पास भी जाना पड़ेगा, उससे भी इस्लाम कहता माफ़ी मांगनी पड़ेगी। हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद इसी चीज़ का नाम है। अगर अल्लाह की बारगाह में सजदे नहीं किए
तो फिर उन सजदों की भी तलाफी करनी है, कज़ा करनी है हमने। अदा जो नहीं कर सके वो कज़ा है, माफ़ नहीं है, माफ़ नहीं है। अल्लाह ताला की बारगाह में अल्लाह से माफ़ी मांगनी, और जिसके साथ हमने जुल्म किया वो इंसान जिसके ऊपर अल्लाह ताला पहले कहता है कि आपने पहले उससे माफ़ी मांगनी है, फिर मैं माफ़ करूँगा। हकूकुल इबाद पहले हैं, हकूकुल्लाह बाद में है। हकूकुल अल्लाह की भी उतनी इंपॉर्टेंस है जितनी हकूकुल इबाद की है। जैसे अल्लामा साहब ने इस चीज़ पर बड़ी रोशनी डाली, और गुनाह मिलेगा। और आज का मौजू का लुब लुबाब अगर हम इस पर बात करें तो यही था कि रिश्वत लेने वाला, रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। बिल्कुल अल्लाह ताला ने दो टोक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो टोक बता दिया है। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए और बड़ी अहम मौजू पे आज गुफ्तगू की, बड़े आसान अल्फाज में आपने समझाने की कोशिश की। अल्लाह करीम हमें इस्लाह की, अपनी इस्लाह की तौफीक अता फरमाए और वो काम करवाए जिसमें उसकी रज़ा हो, जिसमें उसकी रज़ा हो, उसके हबीब की रज़ा हो, खुशनुदी हो, और वो काम हमसे ना आमीन। नाज़रीन, बहुत उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान थे हम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।